हेलो संकल्प, हाउ आर यू? हेलो मैम, नमस्ते मैम। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं मैम? बस बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिगिन करेंगे बातें संकल्प केसरी के साथ। संकल्प केसरी इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। पहले तो मैं संकल्प का इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। संकल्प ने AIPMT 2018 में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की थी and he is currently a student of Maulana Azad Medical College, Delhi. ये सबका ड्रीम कॉलेज होता है, हर मेडिकल एस्पिरेंट का आई थिंक ड्रीम कॉलेज होता है ये। और संकल्प के बारे में मैं पहले उसकी स्कूलिंग बता दूं। उसने यहाँ भोपाल से कैंपियन स्कूल से किया। ही वाज अ रेगुलर स्टूडेंट, NTSC स्कॉलर है, KVPY। आई थिंक 12th में इसने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 में कुछ आई थी। तुम्हारी रैंक 70 थी, 78। रैंक 70 थी। 78। एंड 2017 में 12th के बाद जब ऑल इंडिया PMT के लिए अपियर हुए थे संकल्प, तो इसकी ऑल इंडिया PMT में रैंक थी 2000 के ऊपर, बट एम्स में इसकी रैंक थी 250, जिसमें इसको डायरेक्टली फर्स्ट लिस्ट में एम्स भोपाल मिल रहा था। और यहाँ पे तो सबने बहुत कहा था तुम एम्स भोपाल ले लो, बट ही वॉज एडमेंट। उसके अपनी ड्रीम्स होंगे, अपने एस्पिरेशंस होंगे, अपने सपने होंगे, जो आज संकल्प हमें बताएंगे कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा वो डिसीजन लिया था। 2017 में he decided he will not take a college, he did not secure a seat, he prepared again, he took a drop and he prepared for the medical entrance again। 2018 में दिया और ऑल इंडिया PMT में जहां पहली बार उसकी रैंक थी लगभग 2500-2400, उसकी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 43 और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में है वो अब, और अपना सपना जी रहा है संकल्प। तो संकल्प, आई थिंक यू वर ट्रू टू योर नेम। जो संकल्प कर लिया वो करके दिखाना है, ऐसा था यस। तुम्हारा। अपन यस। पहले अपन पहले ये जानना चाहेंगे संकल्प कि तुमने कब डिसाइड किया कि तुम बायो लोगे और डॉक्टर बनना चाहते हो? मैम, इनिशियली ये था कि जैसे दीदी हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, बड़ी दीदी हैं। तो दीदी जो हैं, जब मैं एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा था 2017, जब मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था, हम्म तब मेरी जो बड़ी बहन है वो KEM बॉम्बे से हम्म। MBBS कर रही थी। अच्छा। तो थोड़ा इन्फ्लुएंस तो रहता ही है बड़े भाई बहन का। हम्म। और जो बड़ा भाई था वो इंजीनियरिंग कर रहा था, हाँ और पापा भी इंजीनियर थे। तो मतलब ऐसा था कि फिर मतलब मैं दोनों तरफ से पूछता रहता था कि डॉक्टरी ज्यादा अच्छी है या इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छी है। फिर क्योंकि मतलब लाइफस्टाइल पापा का भी देखा हुआ है, और पापा इंजीनियर, तब तक पापा पहले इंजीनियर थे, और दीदी की भी लगभग 5th ईयर लगभग खत्म हो रहा था, फाइनल ईयर MBBS का। और जैसे क्योंकि 10th में बाद 11th में स्कूल में रीएडमिशन करवाना होता है सब्जेक्ट लेके, आप साइंस स्ट्रीम में मतलब बायो के साथ जाएंगे या मैथमेटिक्स के साथ जाएंगे। तो फिर एज यूजुअल घर वालों के साथ डिस्कशन हुआ, और क्योंकि थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरा दीदी की तरफ ज्यादा था, इंक्लिनेशन, क्योंकि डॉक्टर होने के आपके अपने अलग कॉन्स होते हैं, पर प्रोज मुझे लगा कि प्रोज दे हाईली आउटवे द कॉन्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। और पापा ने भी यही कहा कि क्योंकि फैमिली में और भी जो डॉक्टर हैं, पापा के जो सिबलिंग्स हैं उनमें मतलब बुआ जी भी डॉक्टर हैं, तो मुझे एज अ होल यही लगा कि शायद मेरे लिए इंजीनियर से बेहतर डॉक्टर बनना रहेगा। वो अलग बात है कि मुझे मैथमेटिक्स काफी पसंद था, मतलब एज सब्जेक्ट वाइज मुझे बायोलॉजी से ज्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू चूज दिस प्रोफेशन, एंड दैट्स वाई इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और क्योंकि मुझे लगा कि आप बहुत सी चीजें देखते हैं जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं, कि स्टेबिलिटी क्या है, फाइनेंसेस क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है। तो जो जितने पैरामीटर्स मैंने डिसाइड किए थे, उस हिसाब से मुझे लगा कि गोइंग फॉर मेडिसिन वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। बहुत अच्छी बात बताई तुमने संकल्प, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ओवर द इयर्स, इतने बच्चों को मैं भी काउंसिल करती हूँ, जब वो सब्जेक्ट चूज करने वाले होते हैं तो उनका मेन क्राइटेरिया ये होता है मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। एंड यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छा लगता था बट स्टिल यू चोज बायो।
बिकॉज यू Yes, ma'am. डिसाइडेड यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो हमें वो देखना है कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली हमें सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। तो दैट वाज समथिंग वेरी नाइस। एक अच्छा डिसीजन लिया तुमने, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लिया। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस थे वे करने के लिए, इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, सो यू डिसाइडेड। फिर ये Yes, कब ma'am. डिसाइड किया कि 11th और 12th में कोचिंग लेनी है? क्योंकि मतलब ट्रूली स्पीकिंग कि मतलब जब 10th के बाद ऐसा हुआ, जैसे मैंने बताया दीदी का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, और दीदी क्योंकि केईएम में थी, और केईएम इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, तो ये था कि ठीक है अब दीदी इतना अच्छा कर रही है, तो एज एन शी वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू बी फ्रैंक इनफ। तो क्योंकि दीदी का रैंक इतना अच्छा रहा है, दीदी वाज 189, सो आई वांटेड टू बी समवेयर नियर हर। तो जैसे मैंने 10th तक कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की, पापा नहीं पढ़ाया जितना पढ़ाया 10th तक, और जितने बेसिक्स हैं जितने फाउंडेशन हैं सब पापा नहीं कवर किए थे। पापा, और क्योंकि भाई लगभग 1 साल बड़ा है, तो ऐसा होता था जब पापा भाई को पढ़ा रहे होते थे थोड़ा सा आगे मुझे पढ़ा दिया करते थे। और फिर जब 10th के बाद 11th में सीरियस प्रिपरेशन जब शुरू होती है 2 साल की, तब ये आया कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है या नहीं है। तो फिर से वही होता है कि जैसे पैरामीटर्स डिसाइड किए, दीदी से बात की, स्कूल के कुछ सीनियर से बात की। तो कोचिंग आपको इस मामले में मदद करती है कि आप वो गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग साल दर साल बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कितने मैटर पे कितना ध्यान देना है, किधर ध्यान नहीं देना है। तो इन सब पैरामीटर्स को मैंने ध्यान में रखते हुए ये किया कि शायद 10th तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की, पर फॉर फर्दर गुड, फॉर लॉन्ग टर्म की अगर बहुत ज्यादा एस्पायर कर रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक चाहिए, तो इट वुड बी बेटर कि एट दिस स्टेज मैं किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाऊं। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड इन 11th कि आई शुड जॉइन अ कोचिंग, एंड अमंग ऑल ऑफ द कोचिंग्स इन भोपाल, क्योंकि मेरा ये था कि मैं कोचिंग होम टाउन में ही करूंगा, डमी स्कूल लेके मतलब कोटा या दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो अमंग ऑल ऑफ द स्कूल्स इन भोपाल मेरे लिए प्रायोरिटी हिसाब से मतलब तृप्ति अग्रवाल क्लासेस सबसे बेहतर क्लासेस लगी, तो मैंने 11th में वहाँ पे एडमिशन ली। तृप्ति अग्रवाल क्लासेस क्यों तुम्हें सबसे बेहतर क्लासेस लगी? फिर से मैं बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं मैंने बताया दीदी इंस्पिरेशन थी, दीदी भी आप ही लोगों से पढ़ी हुई है तो क्योंकि दीदी ने बताया, फिर दीदी के बाद मतलब दीदी के बाद रैंक्स आती रही। उस समय ये था कि सारे रैंक्स मतलब जैसे हर बच्चा दिखता है, मतलब मैं नहीं आप किसी बच्चे पूछेंगे, सब बच्चा दिखता है कि भाई रिजल्ट्स किस कोचिंग के अच्छे चल रहे हैं। तो टॉप कोचिंग थी भोपाल की, टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स की स्टेबिलिटी कैसी है, ये सब देखते हुए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं सीधा गया था, मैंने सारी कोचिंग्स के पास गए, सब लोग जाते हैं, काउंसलिंग होती है। फिर उस हिसाब से मैंने इतना डिसाइड किया कि टीचर्स को देखते हुए स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, टेस्ट सीरीज क्या है, प्रायर रिजल्ट्स क्या रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, और टीचर्स कितना सपोर्ट करेंगे वो आप सीनियर से पता कर सकते हैं कि टीचर्स पर्सनली बच्चों को कितना सपोर्ट करेंगे। इन ये सब शायद सबसे फैक्टर्स को बड़ा देखते फैक्टर होता है, ये शायद सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि एक बच्चे और टीचर के बीच में बॉन्डिंग कैसी डेवलप हो हाँ पाए और कितना टीचर्स सपोर्ट कर पाए। जी जी ये जी। एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिस समय हम्म। तुमने ज्वाइन की कोचिंग, जब तुमने बिगिन की ये जर्नी, तो उस समय हाँ तुम्हारा क्या ड्रीम था, क्या खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या सोचा था? तो आई विल बी ट्रूथफुल कि मतलब सब मेडिकल स्टूडेंट्स का सबसे पहला, आप कभी भी पूछेंगे तो सबसे अच्छा कॉलेज क्या है, कौन सा कॉलेज चाहिए, तो एम्स दिल्ली, वो तो अनइक्विवोकल है। तो प्रिपरेशन सब लोग इसी माइंडसेट से शुरू करते हैं कि हमें एम्स दिल्ली चाहिए। मेरा भी यही ड्रीम था कि हम ठीक है एम्स दिल्ली को हम ध्यान में रखेंगे। पर क्योंकि मैं पहले भी रिजल्ट्स देख चुका था, मैंने देखा था कि दीदी ने कितनी मेहनत की है और बाकी बच्चे भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आई वॉज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हाँ कि भाई एम्स दिल्ली नहीं मिला तो हमारा प्रिपरेशन खराब हो गया। आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि लाखों लोग बच्चे बैठ रहे हैं, सिर्फ 50 सीटें होती हैं जनरल कैटेगरी की। तो सब बच्चे भले ही वो सब सेम आई क्योंकि सबने सेम मेहनत की हो, और सब सारे 50 बच्चों में अब लाखों बच्चे तो एडजस्ट नहीं हो सकते क्योंकि सीटें तो 50 ही हैं। बट हाँ हमेशा मतलब जो बार मैंने सेट की थी अपनी प्रिपरेशन की, वो हमेशा इस थी कि बाय लक बाय चांस कैसा भी होता है तो एम्स दिल्ली हमारी रीच में रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमें रिग्रेट हो कि भाई हम एम्स दिल्ली इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमने प्रिपरेशन का लेवल नीचा छोड़ दिया। मैंने जितनी प्रिपरेशन की भले ही आज मैं एमसी में हूँ, पर ठीक है आज मुझे इस बात की खुशी की जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो एम्स दिल्ली के वर्दी थी। नहीं मिला तो उससे आज तो खैर कोई रिग्रेट नहीं है उसमें मुझे
वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा जो पढ़ाई का तरीका था, किस तरीके से तुम स्टडीज करते थे? डेली कितने घंटे पढ़ना, कितना कैसे रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाते थे? व्हाट वाज द मेथड? तो प्रिपरेशन जैसा एक तो जब जैसे मैंने बताया कि 10th तक मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया था, तो 11th में बच्चों को क्या होता है, जैसे आपने 10th तक सिर्फ सेल्फ स्टडी की और 11th में आप एकदम से कोचिंग के पास जाते हैं, तो आपके पास टाइम क्रंच आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि मेरा स्कूल भी रेगुलर स्कूल था, तो आप मान लीजिए 12-1 बजे तक स्कूल में रहते हैं, फिर आपको 3-4 बजे से कोचिंग जाना होता है। तो एकदम से एक शौक ये लगा कि पहले मेरे पास पढ़ने का समय सेल्फ स्टडी का बहुत समय रहा करता था, पर अब ये हो रहा था कि मुश्किल से मुझे दिन में 1 से 1.5 घंटा मिल पा रहा था सेल्फ स्टडी का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि मुझे अपना मेथड ऑफ स्टडी चेंज करना पड़ा। उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि एक टॉपिक स्कूल में चल रहा है, कोचिंग में आप देखते हैं कि तो वो वाला टॉपिक नहीं चल रहा है, कोचिंग में कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा है, पर आपको ध्यान दोनों ओर देना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को भी बहुत समय लगा कि इनिशियली तो जब मैं कोचिंग में था तो इतना अच्छा परफॉर्म मैं भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं मतलब एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहा था कि इन सब चीजों को डील कैसे किया जाए। फिर स्लोली मैंने एक अपना अलग तरीका बनाया कि ठीक है, आप पहले ये टॉपिक आप प्रायोरिटीज सेट कीजिए। सबसे पहले तो आपके लिए स्कूल इंपॉर्टेंट है या कोचिंग इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं ना कहीं आके करना ही पड़ेगा। 11th की स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, वरना 12th की एंड में जाके तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। आप 12th के परसेंटेज की ओर जाना चाहते हैं या आप कॉम्पिटिटिव की ओर जाना चाहते हैं। वरना अगर दोनों नाव में पाँव रख के चलेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप डूब ही जाएंगे बीच में। तो इट वॉज इन मिडल ऑफ 11th की मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, मैं स्कूल को पूरी तरह नहीं छोड़ूंगा, पर मैं रेशियो वाइज ज्यादा ध्यान कोचिंग की तरफ लगाऊंगा कि ठीक है, वहां पे जो टॉपिक हो रहा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। और धीमे धीमे आप देखते हैं कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्कूल में आप वो टॉपिक पढ़ाना शुरू हो जाते हैं जो आप कोचिंग में पहले पढ़ चुके हैं। तो आई यूज स्कूल फॉर माई रिविजन, कि मतलब मैं ऐसा नहीं था कि स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम कान बंद करके बैठ जाएंगे या सो जाएंगे। स्कूल में हर टीचर का एक अपना तरीका होता है, और कैंपियन का टीचर्स आई हैव बीन प्रिविलेज कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सीनियर टीचर्स हैं, और क्योंकि उनका अलग तरीका होता था पढ़ाने का, तो कोचिंग में जो पढ़ा है वो मैं कोशिश करता था कि ठीक है, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है उसके थ्रू रिविजन हो सके। और आप देखेंगे कि क्योंकि अगर आपको एम्स दिल्ली लेवल का प्रिपरेशन करना है तो स्कूल में एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा। और असर्शन रीजनिंग में खैर अब क्वेश्चंस नहीं है वो, पर उस समय असर्शन रीजनिंग में एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा वेटेज हुआ करता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कोचिंग को प्रायोरिटी दी जाए, उसका टेक्स्ट पढ़ा जाए, मतलब जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, और नोट्स खुद बनाने हैं, किसी बच्चे के नोट्स फोटोकॉपी नहीं करने हैं, प्रिंटेड नोट्स पे ध्यान नहीं देना है। आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप लिखिए वहां पे बैठ के, क्योंकि अगर आप खुद लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं अगर किसी और बच्चे के नोट्स पढ़ रहा हूँ तो वो तो उसने अपने हिसाब से लिखे हैं, हो सकता है उसको लगा हो कि भाई मुझे ये चीज आती है तो मैं नहीं लिखूंगा, तो वो मेरे लिए तो ओमिट हो जाएगी अगर मैं उसके प्रिंटेड नोट्स पढ़ूंगा। तो अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और उनको अपने हिसाब से नर्चर करना है। जब हम देखते हैं कि नोट्स हो रहे हैं 12th तक जाते जाते, कम से कम कोचिंग के ही देखेंगे तो 20 या 25 रजिस्टर हो जाएगा, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कीजिए। जैसे कोचिंग में खुद ही टीचर्स बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर पे, जैसे अनिल सर स्टार का सिस्टम यूज करते हैं कि ये 5 स्टार है या 4 स्टार है। इसी हिसाब से मैंने अपनी हायरार्की बनाई हुई थी कि जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे मैं हाईलाइट कर देता था, जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है उसे रेड पेन से अंडरलाइन कर देता था, और जो थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है उसको ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर देता था। तो इससे आप देखते हैं कि जो आपका मैटर जो 20 या 25 रजिस्टर का है, और आपको जितना रिवाइज करना है, तो वो मुश्किल से 4 या 5 रजिस्टर का बचता है। जब आपको, और उनको भी अगर आप बार बार रिवाइज करें, जैसे आपने मैम क्वेश्चन पूछा था कि रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी हो, तो इसमें फिर से बच्चों को खुद देखना चाहिए। जैसे मैंने खुद देखा कि मेरा रिटेंशन पावर कितना है। तो मान लीजिए कि मेरा ऐसा था कि मुझे हर एक महीने से ज्यादा मैं किसी चीज को ध्यान नहीं रख पाता था, भले ही मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी कितनी बार भी पढ़ लूं, पर मैं भूल जाता था 1 महीने बाद। तो फिर मैंने एक कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया कि हर चैप्टर के ऊपर जब मैं उसे रिवाइज कर रहा होता था, जैसे आज है 21 सितंबर, तो आज मैंने लिख दिया कि 21 सितंबर को ये चैप्टर रिवाइज हुआ है। अब अगले बार जब 21 अक्टूबर होगा तो मैं सेम चैप्टर पे आऊंगा और रिवाइज करूंगा, फिर लिख दूंगा कि ठीक है 21 अक्टूबर को ये फिर से चैप्टर रिवाइज हुआ है।
इस सिस्टम से क्या होता है कि जब जैसे एंड में 12th के एंड तक मुझे गया, तो जब मैं फर्स्ट पेज देखता था हर चैप्टर का, तो उसमें ऐसी डेट्स पड़ी रहती थी सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और मान लीजिए कि 10 या 15 डेट्स पड़ी हैं उस चैप्टर पे, तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ, इसको हमने 2 साल में मुश्किल से 10 या 15 बार रिवाइज कर चुके हैं। हो सकता है इसी दौरान आपको पता चले किसी चैप्टर पे सिर्फ 4 डेट पड़ी हुई है, मतलब आपने उसको अभी तक सिर्फ 4 बार रिवाइज किया है। तो ऐसे में फिर मैं शिफ्ट कर जाता था कि जिसको कम रिवाइज किया है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये मेरे रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी मैम। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया शंकर, बहुत ही अच्छी चीज बताई है तुमने। ये कि एक तो ये रिवीजन का तरीका तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, इसमें मिस कर ही नहीं सकते। ये तो इतना सारा मैटर है, इतना सिलेबस हाँ है, तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान ही रहेगा कि ये चीज मैंने कम बार पढ़ी है। तो दैट हाँ इज हाँ वेरी। और दूसरी जो बहुत अच्छी चीज तुमने बताई कि अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। बच्चे यही हाँ। कंफ्यूज कर जाते हैं, और पेरेंट्स भी। पेरेंट्स भी हम्म। 12th में कितना परसेंटेज आएगा। अब अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर गोल, एंड यू हैव टू डू दैट। उस रास्ते को चुनना है जो आपको गोल अचीव करने में मदद जी कर रहा है। तो ये भी एक जी। बहुत अच्छी चीज बताई तुमने। हाँ एग्जाम जब देते थे, जो टेस्ट होते हैं बीच में, जी। उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? नॉट द तो मेन AIPMT, जो इंटरमीडिएट टेस्ट होते रहते हैं उसमें। टॉपिक टेस्ट मैम। हाँ, जो भी कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं बीच में, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? हाँ, तो इस पे तो मैं पहले सबसे ज्यादा इसी बात पे एम्फेसिस ले करना चाहूंगा कि आपको टेस्ट को देना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अटेंड करते हैं क्लासेस, बुक्स के क्वेश्चन करते हैं पर टेस्ट के नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम बाउंड मैनर में जिस सिचुएशन में फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी सिचुएशन में पेपर्स अटेंड करने हैं। मतलब 3 घंटे, मतलब 3 ही घंटे में करने हैं। ऐसा नहीं करना कि भाई 180 क्वेश्चन है तो बिना टाइमर लगाए लेटे लेटे क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने हो गए ठीक है, नहीं हुए, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट को सीरियसली लेना है, भले ही वो टॉपिक टेस्ट हो, भले ही वो फुल लेंथ टेस्ट हो। जहां तक रही स्ट्रैटेजी की बात, तो स्ट्रैटेजी डेवलप करने में टाइम लगेगा। जैसे मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि 10th तक कोई भी शायद सीरियस एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक होता है, NTSC होता है। उसके अलावा कोई इतना सीरियस एग्जाम नहीं होता जिसके लिए आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करने की जरूरत पड़े। पर जब आप इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं जिसमें लाखों लोग बैठ रहे हैं और सीटें मुश्किल से चुनिंदा सीटें हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो पर्सन टू पर्सन यूनिक होगी। तो मुझे भी अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करने में 1 या 1.5 साल आराम से लगा होगा। मैंने बहुत अलग अलग तरीके डेवलप किए, पर जो मेरा फाइनल एक तरीका था जो, और ड्रॉप ईयर में तो उसमें खैर और भी बहुत सारे चेंजेस आए, पर मैं अपना फाइनल जो तरीका बताना चाहूंगा कि पेपर आप अटेंड कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है कितने समय में आप करना चाहेंगे उसको। तो मुझे क्योंकि फैकल्टी से भी इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कोचिंग में कि पेपर 2.5 घंटे का अपने को मान के चलना है, 3 घंटे का नहीं मान के चलना। क्योंकि आप देखेंगे, और शायद फाइनल एग्जाम में हुआ भी, कि फाइनल एग्जाम में इन्विजिलेटर्स के इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज्यादा वेग होते हैं। मैं अपना पर्सनल किस्सा बताऊं तो 2017 में मुझे 5 मिनट कम दिए गए थे पेपर में, और 2018 में 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए गए थे। तो आपको ये फैक्टर लेके हाथ में चलना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कोई आपकी कोई भी सुनने नहीं वाला, वहां पे आपकी कोई प्ली नहीं सुनने वाला। वो जैसा है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 3 घंटे पेपर को थोड़ा कम में करने की कोशिश करें, मे बी 2 hours 45 minutes या 2 hour 30 minutes। उसके बाद आपको देखना है कि आपका अटेम्प्टिंग का ऑर्डर क्या है। तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। मैंने जितने PNC के हिसाब से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ट्राई किए, कि फिजिक्स पहले करें फिर केमिस्ट्री बायो करें, या बायो सबसे पहले करके 90 क्वेश्चन हाफ निपटा दें और फिजिक्स को आखिरी के लिए छोड़ें, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा फिजिक्स लेती है और नंबर उनके सिर्फ 180 होते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्विच करना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ अंटिल आई डेवलप्ड माय फाइनल स्ट्रैटेजी। फाइनली मेरा ये था कि सबसे पहले बायो को निपटा दिया जाए। उसके लिए ये रहता है कि आप 180 क्वेश्चन है, तो मेरे को मैंने किया था, एक रेंज बनाए, 40 से 45 मिनट मेरी रेंज थी कि 40 to 45 मिनट्स में हमको बायो खत्म कर देना है पूरा। और बहुत हो सके तो मतलब आखिरी में तो ये होने लगा था कि क्योंकि फिजिक्स में मेरे थोड़े कम नंबर आ रहे थे, तो मैंने फिजिक्स पे और टाइम डाइवर्ट शुरू करने दिया था, बायो से और थोड़ा टाइम निकाला था, 35 to 40 मिनट्स। उसके बाद मेरा होता था केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में भी आपको
फर्दर स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो कि आप फिजिकल के साथ पहले जाना चाहते हैं या इनऑर्गेनिक के साथ पहले जाना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं बायो से रिदम बना के चलता था कि ठीक है मैं सिर्फ पहले थ्योरी 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 निपटाते जा रहा हूँ जो तेजी से होता था, तो भले ही क्योंकि 45 क्वेश्चंस में सब मिक्स्ड रहते हैं, पर मैं देखता था जो सबसे पहले इनऑर्गेनिक है उसको खत्म कर दिया जाए, उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म किया जाए। और जब मेरा बायो फिजिकल सॉरी बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खत्म हो गया, अब मेरे पास जितनी चीजें बची हैं वो सब टाइम कंज्यूमिंग है, दे आर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब मुझे अपना ये आपको जब जैसे मैंने बताया था 35 to 40 मिनट्स बायोलॉजी और लगभग इतना ही टाइम 30 to 45 मिनट्स केमिस्ट्री टोटल में देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास मतलब और 90 से 100 मिनट बचने चाहिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में तो मतलब बिल्कुल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 90 मिनट्स बना के चलें। भले ही पेपर का लेवल धीमे धीमे थोड़ा इस साल थोड़ा कम आया है, पर फिजिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं पर हर बार थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और जैसे ही न्यूमेरिकल आने शुरू होंगे तब आपको फिजिक्स में टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी हो गई, पर मैं पेपर अटेम्प्टिंग से ज्यादा ध्यान देता था पेपर के एनालिसिस में। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने 3 घंटे किस चीज में इन्वेस्ट किए। 3 घंटे आपने पेपर दिया, आपके 720 में से भी 720 आ गए, पर आपको पता ही नहीं किस बात के लिए 720 आए, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। नंबर ज्यादा आए कम आए, पर आपको एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स नहीं पकड़ेंगे, उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी पेपर दे दें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा काम मतलब मेजर काम यहाँ से शुरू होता था। पेपर दे दिया ठीक है, दैट इज अ इंटायरली डिफरेंट थिंग नाउ। एनालिसिस में ये हुआ करता था कि क्योंकि ये बहुत हद तक चांसेस रहते कि आपका पेपर गंदा भी जा सकता है, तो मैं कोशिश करता था कि भाई जिस दिन पेपर दे के आए उसी दिन खत्म करें, फिर भले ही पेपर गंदा गया होगा तो सोएंगे तो सुबह सुबह खुशी उठेंगे अपन। तो मेरा ये रहता था जिस दिन पेपर दिया है उसी दिन उसका पूरा एनालिसिस करने की कोशिश की जाए। तो आप आंसर्स देखते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स देखिए। उसके बाद ये मेरा एक मेथड था कि मैंने मिस्टेक्स की एक कॉपी बनाई हुई थी बकायदा। उसमें मैं लिखता था कि भाई आज मैंने मतलब ठीक है 21 सितंबर को पेपर दिया, उसमें मेरा ठीक है फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में क्या क्या गलत हुआ। तो इसमें मैं अपना मेथड बताना चाहूंगा कि गलतियां अलग अलग टाइप की होती हैं। एक तो होती भाई पेपर सेटर की गलती है कि उसने इतना कठिन क्वेश्चन दिया, अब उसने जेई एडवांस का क्वेश्चन डाल दिया नीट के पेपर में, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो दैट इज नॉट अप टू यू। ऐसी मिस्टेक्स को खुलेआम इग्नोर मारना है। मतलब अनिल सर ने तो यहाँ तक बोला हुआ था कि ठीक है पेपर सेटर को बुरा भला कहो, पर अपने पे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है कि भाई एडवांस का क्वेश्चन आया हमसे नहीं बना, हमें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना, हम नीट देने जा रहे हैं, हमें नीट का क्वेश्चन करना है। तो ऐसे मिस्टेक्स को आप हटाइए। फिर दूसरा आता है कि इसके बाद होता है कि आपकी मिस्टेक्स क्यों हुई, क्या आपको नॉलेज की कमी थी, प्रैक्टिस की कमी थी, या सिली मिस्टेक्स थी। ये 3 चीजें हो सकती हैं। अगर नॉलेज की कमी थी तो सीधी सी बात है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको देखना है कौन सा है। मतलब आप देखिए कि हो सकता है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही हैं, एनालिसिस में ये सब चीजें पता चलती हैं कि ठीक है मेरे मान लीजिए 90 को क्वेश्चन बायो में से मेरे 4 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के गलत हो रहे हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि भाई मुझे रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना है, इस चीज को पढ़ना है, इसका नॉलेज नहीं है, तो उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा हो सकता है प्रैक्टिस की कमी है कि मुझे किसी जमाने में क्वेश्चन कराया गया था कोचिंग में, पर मुझसे अभी नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है फिर वही आता है कि आप रिवीजन भूल गए हैं, आपका जो रिटेनिंग पावर है उससे आगे आप निकल चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका कंसेप्ट क्या है बेसिक, या फॉर्मूला ही भूल गए हैं, या डेरिवेशन कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये लिखना है। तीसरा है सिली मिस्टेक्स। फिर सिली मिस्टेक्स का अलग से क्लासिफिकेशन, मैंने तो क्लासिफिकेशन बनाया था कि अलग अलग टाइप की सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले यही होती है कि भाई क्वेश्चन का पहला शब्द बना, दूसरा पहला शब्द पढ़ा, दूसरा शब्द पढ़ा ही नहीं, पहला ही शब्द पढ़ के सोच लिया कि हाँ भाई इसने तो ये पूछा है, क्योंकि शायद कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में आता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमें इसका आंसर पता होगा तो हम अपने मन से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि भाई क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आखिरी तक पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन, अपने मन से क्वेश्चन बना के अपने ही आंसर डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकती है कि ये सिली मिस्टेक है, आपने क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं पढ़ा। दूसरा होता है कि ऑप्शंस नहीं पढ़े आपने। भाई जैसे क्वेश्चन होता है कि ठीक है ABCD दिया हुआ है,
आपको क्वेश्चन आता था, आपने ए पढ़ा, आपको लगा यही आंसर तो सही है भाई, यही तो पढ़ा था, बी सी डी हमने पढ़ा ही नहीं, तो ए हमने मार्क करके चले गए। और फिर बाद में पता चलता है कि ठीक है, भले ही आपको लग रहा था कि वो सही आंसर है, पर वो नहीं है, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट। चारों ऑप्शन सही होते हैं पर आपको सबसे ज्यादा सही करना है, आप तो पहले ही ऑप्शन देख के आगे चल दिए। तो ये दूसरी टाइप की मिस्टेक हुई। तीसरा होता है जो एज वो तो यूनिवर्सल है कि भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और ये मैं ड्रॉप ईयर तक नहीं छोड़ पाया। जब मैंने 2017 का पेपर दिया तो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स इसी फॉर्म में हुई थी, क्योंकि उस साल बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट के बेसिस पे। और मैंने ये मेथड अपना एनालिसिस का 2 साल चलाने के बाद भी 2017 में जब मैंने फाइनल पेपर का एनालिसिस किया कि मेरे इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि भाई अपन तो 2 साल बाद भी ये नहीं समझ पाए कि इस करेक्ट को इस करेक्ट करना है, नॉट करेक्ट नहीं पकड़ना उसको। तो फिर मैंने इसका एक सिस्टम डेवलप किया कि आप क्वेश्चन पढ़िए, एक तो इम्पल्सिवनेस रोकनी है। इस मामले में मुझे फिर रिवर्स जाना पड़ा, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना टाइम सेट किया हो तो मुझे अपने सारे टाइम ऊपर करने पड़े। 35 टू 40 मिनट्स में बायो को दिया करता था, मैंने कहा नहीं भाई मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, धीमे धीमे पढ़ूंगा, भले ही टाइम ज्यादा देने पड़े। 35 मिनट की जगह अब हम 45 मिनट में बायो करेंगे, पर कम से कम सही करेंगे, क्योंकि आखिरी में व्हाट मैटर्स नॉट कि आपने 2.5 घंटे में पेपर किया या 3 घंटे में किया, आखिरी में व्हाट मैटर्स कितना सही किया। तो 2017 की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में फिर मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा देना शुरू किया बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इसी में हो रही थी, सिली मिस्टेक्स। तो इस बेसिस मैंने डिसाइड किया कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा है, इज करेक्ट या इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर मत देखिए। अगर क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर के नीचे लिखिए कैपिटल में बड़ा बड़ा IS। और अगर उसने पूछा था कि इज नॉट करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर के नीचे लिखिए अल्फाबेटिकली NOT। मतलब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए क्वेश्चन का, दिमाग को थोड़ा टाइम दीजिए रजिस्टर करने के लिए, भैया क्वेश्चन ने इज पूछा या नॉट पूछा है। उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ेंगे और आखिरी तक ऑप्शंस पढ़े। इसके लिए मैंने ये किया था कि क्वेश्चन ऑप्शन के आखिरी में मैं हर ऑप्शन पे टिक मारता था कि मैंने ये ऑप्शन पढ़ लिया है। ए ऑप्शन टिक पढ़ लिया, बी टिक, सी पढ़ लिया टिक, डी पढ़ लिया टिक। डी तक टिक पढ़े होने चाहिए, इसी से आपको पता चलेगा कि हाँ अब हमने क्वेश्चन भी पूरा पढ़ा, ऑप्शन भी पूरा पढ़ा। अब आपको ठीक है, आपको पता चला कि हाँ ABCD में मान लीजिए बी सही आंसर है, तो आपको सीधा जाके OMR में बी नहीं भरना है। मेरा ऐसा था कि मैं OMR साथ साथ भरता था, तो ऑप्शन को जब मुझे मार्क करना होता था तो मैंने ये चीज सोचा कि जब भी मुझे ऑप्शन मार्क करना है तो मुझे क्वेश्चन नंबर कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ मैं सही क्वेश्चन का ही आंसर भर रहा हूँ या नहीं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखता था कि 4th क्वेश्चन का आंसर बी है, तो मुझे 4th के नीचे लिखा मिल जाता था कैपिटल में IS या NOT। तो मेरा डबल चेक होता था, ठीक है हाँ 4th में NOT पूछा था इसने, मैंने जो आंसर निकाला है वो NOT ही है, अब मैं जाके इसको OMR में रजिस्टर कर सकता हूँ। और मैं सही में मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मेथड काम किया। सबके लिए यूनिवर्सल मेथड नहीं है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि मिस्टेक्स आपकी हैं तो उनका सोल्यूशन आपको लाना पड़ेगा। कोई ऐसे रामबाण सोल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपको अपना सोल्यूशन खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। और उस सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए सीधी सी बात है, पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ बहुत लंबा क्यों मैंने एनालिसिस पे जोर दे दिया, ठीक है मैम। बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट नाउ। बहुत अच्छे ये है, तुमने बहुत जेन्युइन चीजें बताई हैं जो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, सुनते ही नहीं है इन चीजों के लिए, तो वो डेफिनेटली बहुत मदद करेगा बच्चों को ये सब। मैं इसमें वन मोर चीज, मतलब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इस पे। मतलब अनिल सर से बहुत ज्यादा बातें हुई थी, क्योंकि मैं अनिल सर को ना किताबें, मतलब अपना मिस्टेक्स वाली किताब लेके जाता था और सर को मैं बड़ी खुशी खुशी दिखाता था, सर देखो कैसी गलत गलत कैसी अजीब अजीब चीजें करके आता हूँ मैं पेपर में। तो मतलब सर मतलब क्लास में भी बोलते थे, पर पता नहीं मैंने क्या सीरियसली नहीं लिया उस 2017 में उस स्टेटमेंट को क्या था। पर मैं 2018 में मुझे वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हिट की। और सर हमेशा कहा करते हैं कि आपको पेपर में एक करेक्ट आंसर नहीं लेना है। आपका काम ये नहीं है कि आप क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर चूज करें, आपका काम ये है कि आप एक क्वेश्चन के 3 इनकरेक्ट आंसर निकालें। जैसे ही आप 3 इनकरेक्ट आंसर निकाल देंगे,
तो चौथा जो ऑप्शन है वो खुद ब खुद सही निकल जाएगा। और इसके बहुत फायदे होते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मैंने 1 साल इस मेथड को यूज करने की कोशिश की 2017 का ड्रॉप ईयर में 2018 में, इससे 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि भाई इसी बहाने आप 4 ऑप्शन पढ़ लेते कि हाँ भाई हमें 3 गलत निकालने, एक सही खुद ही आएगा, तो चलो इसी बहाने 4 ऑप्शन आपने पढ़े, तो आपकी कम से कम ऑप्शन ना पढ़ने के कारण जो सिली मिस्टेक्स है वो कम हो जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि इससे 2018 की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मोस्टली क्वेश्चंस बेस्ड थी, मैंने थ्योरी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस मेथड का एक बहुत अच्छा प्रो ये है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है। आप एक क्वेश्चन से सिर्फ एक चीज नहीं सीखते। मतलब जो आदमी सिर्फ करेक्ट आंसर की सोचता है वो एक क्वेश्चन से एक चीज सीखता है कि हाँ करेक्ट चीज ये होती है। अगर आप 3 इनकरेक्ट चीजें ओमिट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपने तो ये तो सीखा ही कि वो 3 चीजें गलत क्यों हैं, और आपने ये भी सीखा कि वो चौथा जो ऑप्शन है वो सही क्यों है। तो अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन के बराबर नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन के बराबर सिखा के जाएगा। तो ये रिवीजन करने का ही बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शंस को पढ़ें और एलिमिनेशन की कोशिश करें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हद तक नहीं किए जा सकते, पर बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हद तक ये मेथड काम करता है। और बहुत ही अच्छा रिवीजन का तरीका है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं संकल्प तुमने। अब एक चीज हमें ये बताओ कि ये इतना ज्यादा प्लानिंग करके सब अपन एग्जाम दे रहे हैं, पर फिर भी जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस में टेस्ट होते हैं, तो जब हमारे नंबर कम आते हैं कोई टेस्ट में, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में पूछ रही हूँ, दोनों के जवाब दो। एक तो जब नंबर कम आते हैं तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी से, उस डिप्रेशन से जब हम डाउन फील कर रहे हैं, फिर तो हम अपना मूड कैसे अपलिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम कैसे खुद को समझाते हैं। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के पास तुम्हें जांचने का, तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर करने का एक ही तरीका है, वो तुम्हारे सिर्फ मार्क्स देखते हैं। तो उससे तुम्हारे पेरेंट्स का भी प्रेशर बढ़ जाता है जब मार्क्स कम आते हैं। तो बच्चों को इन दोनों चीजों के लिए क्या बताना चाहोगे, कैसे खुद को अपलिफ्ट करते थे, अपना मूड अपलिफ्ट करते थे, और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे इस चीज? हाँ, तो पहले तो मैं वही उस बात पे रिइटरेट करना चाहूंगा, जैसे मैम आपने कहा कि मेहनत करने के बाद भी आप ये ना सोचिए कि आपका पेपर अच्छा, हर बार पेपर अच्छा जाएगा, नंबर कम आएंगे। मैंने तो 420 नंबर तक देखे हैं फुल लेंथ पेपर में जब मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था। तो नंबर कम आएंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, क्योंकि 2 साल में अगर आप रेगुलरली अगर वीकली पेपर देते भी जा रहे हैं, तो मतलब 52 वीक्स होते हैं एक साल में, अगर आप दे भी रहे हैं 100-150 पेपर दे रहे हैं 2 साल में, तो मान के चलिए कि उसमें से 20 या 30% पेपर तो आप बिल्कुल ही मतलब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई मैं अगली बार से पेपर ही ना दूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी, भले ही आपका मूड कैसा भी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ भी हो, ये आपको नहीं करना है कि भाई मैं पेपर ही नहीं दूंगा। आप इससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं कि भाई मैं पेपर ही नहीं दूंगा तो मुझे डिप्रेशन नहीं हो जाएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, पर जैसे मैंने बताया कि 2-3 चीजें होती हैं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि भाई थोड़ा लाइट रखे अपने आप को। मेरे को जैसे पहले से रहता था कि ठीक है, पेपर आप दे किस लिए रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना, आप नंबर के लिए दे रहे हैं या इसके लिए दे रहे हैं कि ठीक है इस पेपर को जब मैं करके आऊं तो थोड़ा नॉलेज बढ़ गया हो। स्टार्टिंग में मेरे भी बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप 11th में आते हैं, पहला पेपर होता है, तो पूरी कोचिंग में क्रेज मचा होता है कि भाई पहला पेपर है, टॉप मारेंगे टॉप मारेंगे, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया होता है। उसमें आपके नंबर नहीं आते तो आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि 11th के मुश्किल से अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक आते आते आप ड्रेन आउट हो जाते हैं 11th में, कि भाई पेपर ही ना दें क्योंकि टॉपर के 650 आ रहे हैं, हमारे 500 आ रहे हैं। तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, नंबर या आपकी नॉलेज। तो मुझे भी थोड़ा समय लगा था क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मैंने जैसे बताया 10th तक इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मैंने देखा नहीं था। तो 11th के मिड तक आते आते मुझे समझ में आया, अच्छा भाई अपना प्रायोरिटी कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा आप किससे compete कर रहे हैं ना भाई। पूरे देश में मिला के न जाने कितनी कोचिंग होंगी। अगर आप अपनी कोचिंग के टॉपर बन भी जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भैया आपने देश भर में टॉप मार लिया। अगर आप इस कोचिंग के टॉपर हैं तो बगल की कोचिंग में कोई दूसरा टॉपर बना बैठा होगा। तो आपको ये देखना है कि आप कोचिंग के टेस्ट को सीरियसली लें, पर उनके नंबर और उनकी रैंक को एक ऐसे जजमेंट के तौर पे ना लें कि भैया इनने कहा कि ये हम 500 लाएंगे तो हम 500 ही लाएंगे। आपको ये नहीं मानना है। और कंसिडरिंग ये कि धीमे धीमे साल दर साल, जैसे इस साल का पेपर भी काफी आसान आया,
आप मार्क्स को रेफरेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते अपने नॉलेज लेवल पे। आज की तारीख में ये हालत है कि 690 के आने के बाद भी आपको अंडर 100 रैंक मिल जाए, वही बड़ी बात है। नंबर्स को रेफरेंस यूज मत कीजिए अपनी नॉलेज के लिए, और ये दोनों के लिए, ये पेरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है और बच्चों के लिए तो और ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि कोई लाइट इन द मूड करने के लिए होना चाहिए। कोई आपका अगर पीयर सर्कल है तो कोशिश करिए कि ऐसा सर्कल हो कि आप ऐसे स्टडीज को बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हो। ऐसा ना हो कि पीयर सर्कल पर ऐसा हो कि ठीक है, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की स्टेट में ना पहुंचे आप। कोई हो, मतलब मेरा तो ऐसा हुआ करता था कि नंबर कम होते तो आप टीचर्स के पास जाइए, सबसे पहले तो टीचर्स के पास जाना चाहिए कि ठीक है। तो आप देखेंगे कि अधिकतर टीचर्स खुद ही आपको बहुत ज्यादा इंकरेज करेंगे। कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि 500 नंबर आए कि भाई अरे भाई क्या गंदा पेपर करके आए। तो सबका मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चा जितना इंकरेज रह सके ये करिए। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप बांटें, फ्रेंड्स के साथ बांटें, टीचर्स के साथ बांटें। जितना लोगों के साथ आप बात करेंगे उतना आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, बगल वाले की भी यही प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं किसी अकेले आदमी को दिक्कत होती है कि भाई आप ही को दिक्कत है कि आपका नंबर कम आ रहा है। सबका नंबर कम आता है, सबका आता है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स के लिए ये समझना काफी जरूरी है, क्योंकि उनके लिए शायद अकेला पैरामीटर यही होता है कि कोचिंग का टेस्ट का भैया बच्चे की रैंक कैसी आई। और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है तो पेरेंट्स को ये लगने लगता है, पेरेंट्स कुछ हद तक चिंतित होने लगते हैं कि बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी यही कहूंगा कि आप बात करें, सबसे पहले तो बच्चे से बात करें, क्योंकि आखिरी में पेपर उसी को देना है, तो उसकी समझने की कोशिश करें। तो आई वॉज वेरी लकी, मतलब आज तक मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि ठीक है, मैं जैसा मुझे फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा मुझे लगता है मैं उनको बोल देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा पेपर गया। और वो लोग ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कि मतलब मेरा पेपर गया, तो मैं पापा से बोलूंगा, मम्मा से बोलूंगा पेपर गंदा गया, तो वो बोलेंगे ठीक है, पेपर एक बार बस देख लेना, बस इतना रहता है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि वैसे ही बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, कट थ्रोट कंपटीशन आ चुका है आज। आज के लेवल में ये है कि सेम नंबर पे आप पिछले बार के कट ऑफ देखे, मैं अपने कॉलेज का बताऊं मैमसी का, तो 32 गया। मतलब सालों में इतना कम, इतना नीचे, कितना इतना ऊपर नहीं गया मैमसी आज तक। 28 रैंक के भी 685 नंबर थे, 68 रैंक के भी 685 नंबर ही थे, दोनों के 685 नंबर थे। 40 रैंक तक सब सेम नंबर लेके बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप वैसे ही बच्चे पे इतना स्ट्रेस रहता है, नंबरों का और स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि आखिरी में आपको पता चलेगा फाइनल पेपर के बाद कि नंबर किसी के बस में नहीं है। सेम नंबर पे आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है, सेम नंबर पे आपको मिलेगा भी नहीं, सब ऐसे ही चलता है। तो बच्चे से बात कीजिए, उससे पूछिए कोई प्रॉब्लम है क्या। पेपर गलत गंदा जाने के 2 या 3 कारण होते हैं। ये कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा तो यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इस बात से कोप अप नहीं कर पाते कि भाई स्कूल है सुबह, शाम को कोचिंग है, हम खुद कब पढ़ें। मेन आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि स्कूल की स्टडी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग की भी इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों से ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी सेल्फ स्टडी है। जब तक आप खुद को नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर में आप परफॉर्म करें। तो बच्चे के साथ ये देखिए कि टाइम मैनेज कैसे कर रहा है, ये पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है मेन। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है बच्चा पढ़ के नहीं गया इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई पेपर करने में। अगर बच्चा पढ़ के नहीं गया तो ये पूछिए कि क्यों पढ़ के नहीं गया। मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में टेस्ट आ रहा होता है तो बच्चे कोचिंग के टेस्ट को थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे खिसका देते हैं, ठीक है पहले स्कूल का टेस्ट निपटाते हैं उसके बाद कोचिंग का पढ़ेंगे, तो इसलिए हो सकता है नंबर कम आए हुए, कम आए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि भाई पहले से बैकलॉग बच्चों का इतना ज्यादा होता है पेपरों में नंबर ना आने का, कि मेरे आज का टेस्ट का बैकलॉग था तो मेरा आज का पेपर खराब गया। अब जब मैं अगले टेस्ट में जाऊंगा जिसमें आज के टेस्ट का सिलेबस और अगले टेस्ट का एडेड ऑन सिलेबस आ रहा होगा, तो मेरा पहले से ही बैकलॉग था, ऊपर से अब और बैकलॉग बढ़ गया। तो बैकलॉग बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें। उसके बाद जब आपको पता चलता है कि, और काफी फ्रैंक होके मेरे ख्याल से इस पे बात करने की जरूरत रहती है पेरेंट्स और बच्चों में, कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, क्योंकि इन 2 साल में बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है माता पिता की। उसके बाद आपको पेरेंट्स को जाके आप टीचर से बात कीजिए, क्योंकि टीचर बता पाएगा कि हाँ, क्योंकि टीचर्स के लिए ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं। आप देखेंगे तो वो तो साल दर साल देखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैंने जैसे बताया तो भाई 420 नंबर आए तो आखिरी में मेरे 668 नंबर भी आए। तो मोटिवेट करेंगे टीचर्स, आप जाइए उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि दिस इज अगेन नॉर्मल फिनोमिनन। ऐसा कुछ नहीं कि आप अकेले ही हैं कि जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है।
पर मूड कभी भी ज्यादा देर तक खराब ना होने दे। क्योंकि अगर आज आपने आज अपना मूड खराब कर लिया, कल भी मूड खराब कर लिया, दिन भर दिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जितना आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें, मेनली दो लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। और फॉर्चुनेटली अगर आपके पास कोई इतना अच्छा दोस्त है, जैसे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ठीक है अनुज था, तो हम लोग का तो ठीक है, ऐसे ही चलता था, हंसी मजाक में बात उड़ जाती थी कि ठीक है तेरे नंबर नहीं आए मेरे भी नहीं आए, तेरे आ गए मेरे भी आ गए, तो ठीक है। तो अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपको मिलता है ऐसा दोस्त तो काफी अच्छी बात है। पर कभी भी आप अपने एक पेपर की प्रिपरेशन को, अपनी टोटल प्रिपरेशन को ओवरशैडो मत करने दीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात की कि एक पेपर के नंबर, एक या दो तीन पेपर्स के मार्क्स भी इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल अलग ही होता है जी। इतनी सारी तैयारी, इतनी रिसर्च ये सब की है तुमने इस दौरान, ये 2 साल 11th और 12th में तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े होंगे पढ़ाई की वजह से। हाँ वो तो क्योंकि जिसमें इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम फैक्टर आप देखते हैं कि टाइम नहीं है, प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा चेंज होती हैं। क्योंकि 10th तक ठीक है आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, पर 11th-12th में क्योंकि हर हाउस होल्ड का वही यही रहता है कि हाँ ठीक है नीट निकाल लो, आईआईटी निकाल लो, उसके बाद लाइफ सेट है। तो ठीक है आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है कि हाँ भाई अब 2 साल में बैठ के ये सब चीजें करता हूँ काम। तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। पर मैं ये नहीं करूंगा कि आप अपनी जिंदगी मतलब पूरी ही खत्म कर दें, अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी हॉबीज हैं। जैसे बात हुई, हमने पहले बात की कि भाई मूड खराब है तो मूड को ऊपर करने के लिए क्या कीजिए, आप कोई ऐसी हॉबी रखिए कि आपको खुशी मिलती है उसको करने से, तो ये सब आएगा। पर हाँ सैक्रिफाइसेस मेन मैं ये कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले भी सोशल मीडिया पे नहीं था। तो जैसे बहुत लोग सोशल मीडिया छोड़ देते हैं 11th-12th में आने के बाद, मुझे छोड़ना नहीं पड़ा क्योंकि मैं पहले ऑन द फर्स्ट प्लेस था ही नहीं कभी उसमें। हाँ खेल कूद पे थोड़ी पाबंदियां हो गई थी, क्योंकि खेल कूद के समय में कोचिंग में रहा करता था तो वो ठीक है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। पर जैसे भाई था, भाई 1 साल बड़ा है, तो भाई घर पे रहता था तो ठीक है, घर पे जितना कभी टाइम मिलता था तो हम लोग खेल लिया करते थे। फोन का मैं पर्सनली तो खैर अब क्योंकि ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमें समेटा हुआ है, वरना तो हम लोग इंटरकनेक्टेड नहीं होते। पर मैं पर्सनली एज ऑफ नाउ यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि एजुकेशनल पर्पस के लिए ही टेक्नोलॉजी यूज करें। क्योंकि मेन जैसे अब मैं आगे बढ़ के देखता हूँ, 2 साल पीछे मुड़ता हूँ, कि जब वो एज होती है आपकी, आप 17-18 को हिट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टेज होती है वो आपकी। आपके पास डिस्ट्रैक्शन इतने सारे होते हैं, आप कोशिश मतलब आप टेक्नोलॉजी पे गूगल पे कुछ डालेंगे आपको 10 चीज मिलेंगी, आप एक लिंक से दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे यूट्यूब पे चले जाएंगे, फिर वेब सीरीज पे चले जाएंगे। तो ये सब ना करें, इन सब चीजों को भी रोकने की कोशिश करें। सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी, सबको करनी पड़ती हैं, क्योंकि इट इज वर्थ इट। आप मतलब चाह रहे हैं कि आपको किसी प्रीमियर कॉलेज में दाखिला मिले, तो इट हैज इट ओन कॉस्ट ना, मतलब किसी चीज को आप छोड़ेंगे तभी जाके आप उस चीज को पकड़ पाएंगे। पर पर्सनली मैं कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा पर्सनल फ्रंट पे। हाँ मम्मी पापा को जरूर करना पड़ा, क्योंकि ऐसा रहता है ना इंडियन हाउस होल्ड में कि जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो पूरी फैमिली एग्जाम देने जा रही होती है इनडायरेक्टली तो टीवी बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, शादी में जाना बंद हो गया तो उन लोग को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा था मेरे लिए, मुझे उतना पर्सनली उतना नहीं करना पड़ा। चलो ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसे कुछ ज्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़े, पढ़ाई करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, तो उसके बीच में कुछ तो चेंज, रिक्रिएशन की जरूरत पड़ती होगी। खुद को फिट रखने के लिए क्या करते थे? बिकॉज आई सॉ तुमने पूरे 2 साल में मेरे ख्याल से ज्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया, जबकि लोग अच्छा मैम 10 अभी नहीं किया ना तुमने। ना अभी भी ये नहीं हो क्या? पा रहा। अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग 20-20, 25-25 किलो वजन बढ़ा लेते हैं इस दौरान। तो क्या करते थे फिटनेस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, क्या करते थे? तो जैसे ये तो जैसे मैम आपने बात की, और क्योंकि कंसिडरिंग दीज आर टाइम्स ऑफ पैंडेमिक और बाहर जाना पे बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, तो फिजिकल फिटनेस और उससे ज्यादा आजकल जो धीमे धीमे चीज गेन कर रहे हैं, मेंटल फिटनेस, ये दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
फैकल्टी को भी, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चे आजकल घर के चार दीवारी से बाहर निकलते ही नहीं है। तो हम लोग का तो जैसा ये था कि जिस जो भी दिन होता था तो जरूरी होता था कि पूरी फैमिली मॉर्निंग वॉक पे निकलती थी, तो शायद इसलिए मैंने वेट ज्यादा गेन नहीं किया। तो ऐसा हुआ करता था कि चारों पांचों जन हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। अभी भली मुश्किल से 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, पर दें। बच्चे अभी आजकल लैपटॉप, टैबलेट, फोन के सामने बैठे रहते हैं, अधिकतर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, वो सोर्स है, आपको इंफॉर्मेशन वहीं से पे मिलेगी, पर आपको देखना है कि फॉर अ ग्रेटर गुड आपकी लाइफ यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी नीट देने के बाद। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस बना के रखनी कि भाई नीट देने के बाद भी आप बचे रहो फिजिकली और मेंटली भी। मेंटल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करें कि आप जिन लोगों को बातचीत हो पसंद करते हैं, तो और आपके जो दोस्त हैं जिनसे आपको बातचीत पसंद है, उनके साथ कांटेक्ट में बने रहें, बात करते रहें। जैसे मैंने बताया, तो पर्सनली तो मेरे को यही था कि टाइम पास करना होता था, ठीक है दोस्तों के साथ मिल लेंगे। स्कूल इतना वाइब्रेंट स्कूल था हमारा, कैंपियन, तो हम लोग का अच्छा अलग से ग्रुप था। स्कूल में खेल कूद करेंगे हम लोग, तो कभी कभी बंक मार के खेलने चले जाते थे, क्योंकि बहुत दिन से खेला नहीं होता था, तो खेल लिया करते थे। और बाकी रिक्रिएशन का ये था कि ये एक और तरीका जैसे मेरी प्रिपरेशन में था कि ये मुझे इसका एडेड एडवांटेज रहा कि पेपर में, फाइनल, जैसे मैंने बताया, फाइनल पेपर में जो आपका इन्विजिलेटर है, जो आपका एग्जाम रूम है, उसकी सिचुएशन किसी को नहीं पता। आप उसे एग्जैक्टली सिमुलेट नहीं कर सकते, आप उसके आसपास आ सकते हैं, एग्जैक्टली सिमुलेट नहीं कर सकते। तो अनिल सर ने मुझे कहा था, मतलब पर्सनली बाकी टीचर्स ने भी यही कहा कि कोशिश करो कि आप उसी कंडीशन में एग्जाम देने की कोशिश करो जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है, उसमें अपना कंसंट्रेशन डेवलप करने की कोशिश करो। तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं दिन में जितने भी घंटे पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरा रेडियो चलता रहता था घर का, मतलब रूम में रखा रहता था, तो वो पीछे से गाने बजते रहते थे। तो उसके दो एडवांटेज होते थे, एक तो मेरा कंसंट्रेशन बना रहता था, तो ठीक है कि भाई अब फाइनल पेपर में ऐसा हुआ कि इन्विजिलेटर ने बीच में कुछ ऐसे ही स्ट्रे कमेंट पास किया, इंस्ट्रक्शंस दिया, तो अपना कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा, आप लोग को अगल बगल बातचीत करनी, करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो गया था। और दूसरा ये होता था कि ठीक है पीछे गाने बजते रहते थे, क्वेश्चन कोई खराब हुआ तो ठीक है फिर पीछे गाने पे ध्यान चला जाता था, कंसंट्रेशन यहाँ से हटा के वहां डाल दिया कि ठीक है अब गाने के मजे लेते हैं, क्वेश्चन को छोड़ो। तो ये रहा करता था कि रेडियो हमेशा चलता रहता था दिन में जितने भी घंटे मैं पढूं। और बीच में तो ये उस समय क्यूबिंग और चेस खेलने का शौक था। तो जैसे मैंने बताया, कोई हॉबी आपकी पर्सनली होनी चाहिए। मेरे लिए म्यूजिक था, क्यूबिंग था और चेस खेलना था। तो तब मैं कभी इंटरनेट पोर्टल्स पे, पर ये बहुत जरूरी है, खासकर अब, पहले उतना मुझे नहीं पता, पहले भी जरूरी था, पर आज इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें। और जो अपना जो भी है कि आपका मूड जब डाउन हो रहा है, तो उसको लाइटन अप करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की पसंद नापसंद होती है, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तुमने म्यूजिक वाली ये बात बहुत अच्छी कही। अनिल सर भी हमेशा बोलते हैं कि कई बार पेरेंट्स में बहुत शिकायत होती है, हमारा बच्चा गाने लगा के पढ़ाई करता है, तो उससे क्या होता है, आपका ध्यान सिर्फ या तो पढ़ाई में रहेगा या ज्ञान में रहेगा, उसके अलावा कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर गाना नहीं बज रहा है तो आपका ध्यान कहीं पे भी वॉन्डर कर सकता है, ह्यूमन माइंड है वो तो वॉन्डर करेगा ही करेगा। हाँ तो जी गाने बजाना तो इट इज बेनिफिशियल। जी जी। अच्छा संकल्प, ये बताओ कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट थे? शाय थे, इंट्रोवर्ट, आउटगोइंग, कैसे थे? डाउट्स वगैरह इजीली पूछ लेते थे या थोड़ा किस टाइप की पर्सनालिटी थी? भाई तुम खुश मिजाज रहते थे, ये तो हमने देखा, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा हैप्पी रहते थे, वो तो हम नोटिस करते थे, बट अंदर से तुम कैसा फील करते थे? शाय फील करते थे, क्या करते थे? मतलब मैं, क्योंकि अधिकतर इंट्रोवर्ट ही था, क्योंकि जैसे बताया मैं अधिकतर कोचिंग कल्चर में मैं रहा नहीं था 10th तक। तो पहले तो मैं थोड़ा शाय था कि पता नहीं कैसा लगे, क्योंकि स्कूल में ऐसा रहता है, आप स्कूल में आप जैसे डाउट्स पूछते हैं तो आपको पता रहता है, आप 10 साल तक उसी बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं कि ठीक है ये तो अपना भाई है, इसके सामने तो कुछ भी पूछ सकते हैं। कोचिंग के जब आप कोचिंग के सीन में जाते हैं तो आप जानते ही नहीं आपके बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ऐसे में इंट्रोवर्टनेस की और प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई डाउट पूछे या नहीं पूछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ऐसा डाउट पूछा तो वो हंस दिया बगल वाला।
और उस समय जैसे मैंने बोला एज ऐसी रहती, बगल वाला हंस दिया तो फिर ईगो हर्ट हो जाती कि भाई हंस क्यों दिया हमने, ऐसा क्या पूछा कि भाई हंसने वाली चीज थी। तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा था कि थोड़ा रहता था इनहिबिशन की क्लास में डाउट ना पूछा जाए, एक बार टीचर क्लास खत्म करे उसके बाद जाके टीचर को पकड़ा जाए, फिर टीचर से डाउट पूछेंगे। पर धीमे धीमे मैंने ये महसूस किया कि भाई मैं बगल वाले से क्यों डरूं भाई, मतलब मैं यहाँ पे किसी से मतलब फ्रेंडशिप सर्कल तो बिठाने नहीं आया हूँ कि बगल वाला मुझे पसंद करे मैं उसको पसंद करूँ। आखिरी में तो मैं ये देखने आया हूँ ना कि मुझे यहाँ से नॉलेज मिले, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके मैं सिलेक्शन लाऊं। तो अब मुझे क्या इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भाई तुम अभी हंस रहे हो। तो अपना तो ऐसा था कि भाई जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम तो पूछेंगे। तो और मैं सही बताऊं तो मेरे भी कभी कभी डाउट्स ऐसे हुआ करते थे कि ठीक है लाफेबल हैं, पर आपको क्लियर करना जरूरी है ऐसे डाउट्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन सेम नहीं होते, बहुत बार के हर बार लगभग हर बार होता है क्वेश्चन सेम नहीं होता। डाउट्स आपको इस मामले में हेल्प करते हैं कि डाउट्स कंसेप्ट बनाते हैं। 1+2 3 तो होता है भाई, पर क्यों होता है? अगर आपको इस बात में डाउट है और आपने नहीं सीखा, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई प्लस ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो जरूरी तो नहीं है कि पेपर में आंसर क्वेश्चन आएगा कि 1+3 क्या होता है और आप रट के जाओगे आंसर उगल दोगे। पेपर में अगर उसने पूछ लिया 5+7 क्या होता है और आपका डाउट क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं कि भाई बेसिक फाउंडेशन क्या है इस क्वेश्चन का, प्लस ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, तो आपका तो क्वेश्चन चले जाएगा। तो मैंने आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने जल्दी ये रियलाइज किया कि आपको डाउट इसलिए नहीं रोक के रखना है कि भाई बगल वाला हंसेगा या बगल वाला कोई कुछ कहेगा। आपको डाउट बल्कि सामने से आके टीचर को पूछना है। और डाउट के साथ सबसे अच्छी ये चीज होती है जब आप एक डाउट पूछते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक डाउट पूछते हो तो टीचर सिर्फ उस डाउट को क्लियर नहीं करता, टीचर फिर उसके गोल गोल भी घूमने लगता है। तो वो आपका सिर्फ वो डाउट क्लियर नहीं करेगा, वो उस कंसेप्ट के अगल में जाएगा, बगल में जाएगा, पूरा बताएगा उसे। और जहां तक मैंने देखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल्स, कोई भी टीचर ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी बच्चे को या ऐसे इनहिबिट करने की कोशिश नहीं करता बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप शायद हैं, मैं भी था, पर आपको ये देखना है, आपको फाइनली हर चीज मतलब फनल आउट करके उस पर आती कि आपका एम क्या है। भैया आप कोचिंग आए हो तो क्या करने आए हो? आप सीखने आए हो ना, तो सीखो, फिर डाउट पूछो और सीखो चीजों को। और अगर आपको बहुत ज्यादा शाइनेस है तो फिर आप टीचर के साथ अपनी रैपो बढ़ाओ। जैसे मैंने कहा कि आप ठीक है, आपको लग रहा है क्लास के सामने नहीं पूछना, तो आप जब क्लास खत्म होती है तब टीचर से टाइम लो। पर मेरे हिसाब से क्लास के सामने पूछना अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप पूछोगे, हो सकता है उसी से जुड़ा हुआ डाउट किसी और बच्चे को, तो वो कुछ अलग ही अपना पूरा अलग पर्सपेक्टिव लेके आएगा। और ऐसे ही होता है कि जब आप किसी जैसे मैं तो कभी कभी कोशिश किया करता था कि सोल्यूशन भी टीचर के साथ डिस्कस किया जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती थी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है आपने जो तरीका किया है वही सबसे अच्छा तरीका, वही सबसे अच्छा शॉर्ट तरीका। जब आप टीचर से पूछेंगे कि हाँ भाई मैंने इस मेथड से सॉल्व किया, आंसर सही आया हो भले, पर हो सकता है क्योंकि आपको टीचर को दिखाया आपने, तो टीचर बोले कि भाई आप लॉन्ग कट ले रहे हो, इसका एक शॉर्टकट भी है, तो ये सीख के जाओ तो टाइम बचेगा। तो कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए और टू वे कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, बच्चों और टीचर्स के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा हम पूछेंगे, यही तो लर्निंग स्टेज है, पूछेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हाँ। हो तुम। अब एक चीज ये बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से एक स्टूडेंट एक टीचर की अटेंशन को कैसे ग्रैब कर सकता है? भाई देयर आर सो मेनी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, तो आप टीचर की अटेंशन कैसे खींचोगे अपनी तरफ? तो ये तो हमको मतलब समझना पड़ेगा कि हर क्लास में मतलब टीचर का भी एक, आप वहां पे पोडियम पे खड़े हैं तो टीचर का भी एक अटेंशन होता है कि आप टीचर कहाँ तक देख पा रहा है। तो क्योंकि जब नए नए बच्चे क्लास में होते हैं तो सबसे पहले तो इसी बात के लिए लड़ाई होती है कि फ्रंट बेंच पे कौन बैठेगा, क्योंकि बहुत हद तक प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर आप फ्रंट बेंच पे होगे तो टीचर आपको ध्यान देगा, और वो होता है नेचुरली, बट नेचुरली होता है। मैं फ्रंट बेंचर था कोचिंग में कि ठीक है कि आप कुछ भी चीज आसानी से पूछ सकते हैं टीचर से, और टीचर का आपका अटेंशन बना रहता है। मतलब मेरा तो ये भी रहा करता था, क्योंकि मैं फ्रंट बेंच पे देखता था तो टीचर ऐसे झुक के देखता रहता था जब मैं कुछ सॉल्व कर रहा रहता था। तो मतलब टीचर देखता था कि ठीक है ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर रहा है, ये स्टेप के बाद ये कर रहा है, तो वो सर या मैम देखते रहते थे कि हाँ ऐसा चल रहा है। अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं ऐसे कोई
पर्टिकुलर तरीका नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, पर मेन अगर आपको जैसे मैंने बताया टीचर के साथ रैपो बिल्ड करनी है कि टीचर आप पे ध्यान दे, तो आपको तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है टीचर आप पे क्यों ध्यान दे भाई। अगर आप साल भर कभी टीचर के पास डाउट लेके नहीं गए, एक दिन बस नीट के एक दिन पहले पूरी किताबों का बंडल लेके पहुंच गए कि भाई सर मैंने फीस भरी, आप तो मेरे डाउट सॉल्व करोगे, तो टीचर क्यों सॉल्व करेगा भाई। आपकी एक रैपो होनी चाहिए ना, जैसे बच्चे कहते हैं कि ठीक है इसका डाउट पहले सॉल्व कर दिया, इसका बाद में किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसका सॉल्व किया वो हर रोज डाउट लेके आता है, तो ठीक है आपकी एक रैपो बिल्डअप हो जाती है टीचर के साथ। तो आप बहुत मतलब आप जाएंगे, टीचर आपका डाउट सॉल्व करेगा, आपको अटेंशन मिलेगा। दूसरा तो खैर ये वो रहता है कि टीचर्स खुद भी अटेंशन देते हैं जो बच्चे टॉप पे हैं, ये तो खैर यूनिवर्सल चीज है। पर जनरलाइज्ड मैं यही कहूंगा कि अगर आपको टीचर का अटेंशन चाहिए तो आप पहले रैपो बिल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप रैपो बिल्ड करेंगे तो आपको लगेगा कि वो अटेंशन वाली चीज नहीं बचेगी, वो अटेंशन से एक रिलेशन बन जाता है, स्टूडेंट टीचर का एक अलग ही बॉन्ड होता है वो। कहने का मतलब रैपो बिल्ड करने के लिए डाउट्स पूछना कंटिन्यूअसली रेगुलरली बहुत जरूरी है। हाँ बच्चे को हाँ, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि डाउट्स पूछते रहें। डाउट्स भी नहीं, मतलब मैं तो कभी कभी सर लोगों से पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आप कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। टीचर्स कोशिश करते हैं कि वो आपको कंफर्टेबल कर रख सकें। अगर आपको कंफर्ट जोन में कोई ऐसा लग रहा है कोई चीज अनकंफर्टेबल है तो आप दुनिया भर की बातें करेंगे, तो टीचर्स करते हैं, बहुत से टीचर्स करते हैं। मैं तो करता था टीचर, अभी भी करता हूँ मैं तो कभी कभी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने ये चीज कि कोई भी बात करके एक रैपो बना के रखिए आप टीचर्स के साथ। अभी संकल्प अपन ने जिस चीज से ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था वो क्वेश्चन अब हम तुमसे जानना चाहते हैं कि 2017 में तुमने 12th के बाद AIPMT दिया और एम्स दिया, ठीक है। तो उस समय तो तुम्हारी AIPMT में थोड़ी पीछे आई रैंक और एम्स में काफी अच्छी आई थी जिससे तुमको एम्स भोपाल डायरेक्टली मिल रहा था। What persuaded you, तुमने क्यों ये डिसीजन लिया कि तुम कोई भी बच्चा तुम्हारी जगह और होता तो नहीं लेता वो ड्रॉप, तुमने क्यों ये डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूंगा और मैं फिर अगले साल फिर से दूंगा। जो तुमने लिया आज हमें रियलाइज हो रहा है बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि तुमने उसके बाद अपनी रैंक इतनी कवर अप कर ली, 2400 प्लस से तुम 43 पे आ गए। तो क्या चीज थी, व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन, तुम ये बताओगे तो शायद और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ड्रॉप लेने से हिचकिचाएंगे नहीं, पहले उससे घबराएंगे नहीं कि हाँ नहीं मनपसंद मिला तो सब गड़बड़ हो गई। तो टेल अस। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पर मैं हाँ इसको पूरा डिटेल में मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। तो हमें मतलब जैसे मैं पूरा जस्ट अ मिनट, हाँ सीक्वेंशियली जैसे अगर हम चलें तो सबसे पहले मैं पेपर देके आया, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पेपर देने से ज्यादा ध्यान उसके एनालिसिस पे लगाता था। तो आई मेड श्योर, क्योंकि उस समय 3 एग्जाम हुआ करते थे, नीट हुआ करता था लगभग 14 दिन बाद, एम्स हुआ करता था, और 7 दिन बाद एम्स के 7 दिन बाद जिपमर हुआ करता था। तो जब मैं नीट का पेपर देके भी आया, नीट 2017 का फाइनल पेपर देके आया, मैंने एनालाइज किया मतलब पेपर का, क्योंकि लगभग अधिकतर कोचिंग उसी दिन आंसर कीज रिलीज कर देती हैं। मैंने देखा मेरे नंबर आ रहे हैं 605, तो 2017 तक 605 मतलब हुआ करता था कि उससे पहले तक 2017 से पहले तक 605 मतलब आप 100 के अंदर जा रहे हो, क्योंकि उस साल तक किसी ने देखा नहीं था कि 605 का कुछ बहुत गलत मतलब भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है बढ़िया, 605 नंबर तो अच्छी बात है, कुछ तो मिलेगा। क्योंकि और कहीं बैक ऑफ माइंड में ये था, जैसे मैंने बताया दीदी इंस्पिरेशन रही है कि हाँ ठीक है KM मुंबई में दीदी है तो अपन उनके आसपास तो रहें, ठीक है एग्जैक्ट उनकी परफॉर्मेंस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना कर पाए तो उसके आसपास रहें। तो मैंने नंबर देखे, फिर पेपर का एनालिसिस शुरू किया, ये देखना शुरू किया कि भाई गलत क्वेश्चन क्या है। तब मुझे समझ में आना शुरू किया, जैसे मैंने अपना पहले सिली मिस्टेक्स के बारे में बताया था, मिस्टेक्स के एनालिसिस के बारे में बताया, तब मैंने देखा कि 605 नंबर आने के बावजूद मैंने इतने सारे क्वेश्चन गलत किए हैं जो वो तो असली में सही जाने चाहिए थे। और मतलब जब उनको पूरा एनालाइज किया, वही प्रॉब्लम कि भाई क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, आंसर पूरा नहीं पढ़ा, अपने मन से ही कुछ सोच लिया क्वेश्चन में, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था थोड़ी देर में कि मैंने हो सकता है, जैसे मैं बताऊं मुझे आज भी वो पूरा आंकड़ा याद है कि 605 नंबर मेरे बने थे और आई हैड डन 13 सिली मिस्टेक्स। मैंने 720 का पेपर किया था पूरा, 13 सिली मिस्टेक्स के बाद
नंबर मतलब मुझे होना कहीं चाहिए था 670 के आसपास, अगर मैं सिली मिस्टेक्स बचा लेता अपनी, पर मैं था 605 पे। तो मुझे ये तो समझ में आ गया, ठीक है मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सीरियस, बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट्स उनने भी की होंगी सीरियस ये ऐसी सिली मिस्टेक्स। तो ये तो कहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि शायद इस बार 605 वो ना दे पाए जो 2016 तक 605 दिया करता था। पर क्योंकि 14 दिन बाद एम्स भी था, तो मैंने जल्दी से अपना ध्यान हटाया इसमें से, ठीक है एक पेपर खराब हो गया। और अब आप नीट से उठकर बड़े पेपर में जा रहे हैं, अब आप ड्रीम के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना 11th के फर्स्ट में सबका ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली, तो अब अपना वो टेस्ट आने वाला है जिसमें अपने को ड्रीम अचीव करना है। तो ठीक है नीट खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, एम्स में अपने को एम्स दिल्ली जाना है। तो एम्स का पेपर दिया, और एम्स के पेपर के साथ ये था कि भाई एनालिसिस, वो तो पेपर ही नहीं बताते एनालिसिस क्या करेंगे, तो उसमें कुछ हमको पता नहीं चला कि भाई अच्छा गया बेकार गया कैसा भी गया हो। जिपमर गया ठीक है, वो भी लगा कि ठीक है अपन ने ठीक ठाक किया। उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हुए, तो रिजल्ट की क्रोनोलॉजी ये थी कि आई स्टिल रिमेम्बर 16 जून 2017, हाँ 16 जून 2017 को एम्स का रिजल्ट खुला सबसे पहला, वही रिजल्ट आया। तो उसमें आई भाई रैंक 236। तो मैं तो ठीक है ड्रीम कॉलेज नहीं लगा, पर 236 इन एम्स मतलब बहुत अच्छा किया है आपने, कंसिडरिंग कि उसका लेवल क्या था। तो पेपर का, क्योंकि उस साल यही था कि उस साल ये एनालिसिस में ये आ रहा था कि नीट का पेपर बहुत ज्यादा आसान गया है, एम्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ चला गया है। तो मुझे लगा कि हाँ भाई 236 पे अपने को इतना अच्छा रैंक मिला है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को आता है, अपने पास नॉलेज है, ये रैंक दिखा रहा है अपने को कि हमें आता है। फिर 16 को आया था एम्स का रिजल्ट, 236 रैंक आई। 19 जून 2017 को आया जिपमर का रिजल्ट, उसमें 429 रैंक आई। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और रीइटरेट हो गया कि हाँ अपने को आता तो था, ये नहीं है कि अपने को आता नहीं था इसलिए अपन ने पेपर खराब किया। पर मैंने सोचा कि अभी तक नीट का रिजल्ट नहीं आया, अपन इतना ज्यादा जज नहीं करते खुद को। 23 जून को मतलब 4 दिन बाद नीट का रिजल्ट खुला, एंड दैट वाज अ डिजास्टर। मैं सही बताऊं, आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि भाई क्या उम्मीद की जाए। मतलब मैं ये सोच के बैठा हूँ कि ठीक है 605 अगर 100 में नहीं देगा रैंक, पेपर जितना भी आसान है भाई 1000 के अंदर तो दोगे तुम रैंक, 1000 में मैं मुंबई में कुछ देख लूंगा अच्छा अपने लिए। पर वो रैंक कुछ ऑल इंडिया कोटे में कुछ 2400 कुछ गई थी, और काउंसलिंग के लिए उस साल रैंक काउंसलिंग की अलग रहती थी, काउंसलिंग की रैंक 2080 थी। वो मुझे डिजास्टर लगा, क्योंकि मैंने सपने में भी, मैं सही बताऊं यही टर्म है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 2000 पार कर जाऊंगा। ठीक है आप मुझे 100 पार करा दो, 500 पार करा दो, 1000 तक रख लोगे, क्योंकि बाकी रिजल्ट भी ये सब दिखा रहे थे कि 236 429 अच्छा है, पर 2000 तो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया। फिर यही हुआ कि क्योंकि उसके बाद टीचर से बात हुई, सब लोग का मतलब उस समय ऐसा रहता है कि जब आपका नीट का रिजल्ट आता है तो कुछ समय लेते हैं लोग डिसीजन में लेने में। आप सीधा किसी को जाके नहीं बोलते कि भाई ड्रॉप लेने वाला हूँ, कि आज ही रिजल्ट आया कि अब भाई ड्रॉप लेना। तो मैंने देखा कि भाई ऐसा क्या है मुझ में कि भाई एक जगह 236 आ रही है, एक जगह 429 आ रही है, और एक जगह 2000 पार हो गई। तो मैंने फिर से अपना पुराना पेपर उठाया और एनालिसिस किया। मुझे फिर से वही पता चला कि भाई नंबर तो 670 के आसपास आ रहे थे। फिर मैंने रैंक लिस्ट निकाली, अपने दोस्तों से पूछा कि भाई 670 पे जिस बच्चे ने इस साल 670 लाया है उसका क्या स्टेटस है। तो पता चला कि भाई 670 वाला तो टॉप 20 में पहुंचा हुआ है। फिर तो मतलब थोड़ा और मुझे दुख हुआ कि यार अपने को मतलब अगर अपन ठीक ठाक भी रखते तो मुझे वो मिल जाता, एट द फर्स्ट प्लेस मिल जाता, मुझे मौलाना मिल जाता, श्योर शॉट होता है। मौलाना आजाद में जनरल कैटेगरी की उस समय 18 सीट्स हुआ करती थी, तो अगर आप टॉप 20 में हो तो आप तो नींद में आपको मौलाना आजाद मिलेगा। और मेरे पास तब तक क्योंकि काउंसलिंग शुरू हुई तो ऑप्शंस आने शुरू हुए, तो इन तीनों से जिपमर में उस साल कुछ नहीं मिल रहा था, पौंडीचेरी में 50 सीट हुआ करती थी, 429 पे कुछ नहीं मिला। एम्स में ये था कि एम्स दिल्ली छोड़ के जो एम्स बोलोगे वो मिलेगा, फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर आखिरी काउंसलिंग तक जो भी एम्स बोलोगे वो मिलेगा। नीट से ये हुआ, नीट की काउंसलिंग में बैठा, ऐसा नहीं था कि मैंने बोला कि मैं एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं लिया था, मैंने थोड़े अपने ऑप्शंस वे इन किए। नीट में मुझे सबसे ऊपर का कॉलेज मतलब जो मेरा जितनी प्रेफरेंस थी उसमें मुझे मिला RN कूपर हॉस्पिटल मुंबई। और उस साल AFMC की अलग काउंसलिंग हुआ करती थी, तो मेरा AFMC में भी सिलेक्शन हो गया। और AFMC में उसके बाद इंटरव्यू था, तो मैंने AFMC पे भी रिसर्च की कि काफ़ी अच्छा कॉलेज, और मैंने पाया AFMC काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पर इंटरव्यू लेटर आ चुका था, तो ये था कि अपीयर हुआ जाए या ना हुआ जाए।
तो मेरे पास इन शॉर्ट 3 ऑप्शन थे, ऑल एम्स एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, नीट से आरएन कूपर या एएफएमसी। एएफएमसी में मुझे थोड़ा इंटरव्यू पे भरोसा था क्योंकि मेरा एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग था कि इंटरव्यू में वो लोग ले लेंगे मुझे, तो एएफएमसी के अच्छे चांसेस थे। पर फिर ये रिग्रेट धीमे धीमे होना शुरू हुआ, मतलब वो आ ही जाता है कि अगर 670 हो गया होता तो क्या होता, क्योंकि मेरा असली में शहर चेंज हो रहा था। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात से थी कि भाई मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एम्स भोपाल अच्छा है, एम्स भोपाल बुरा, आरएन कूपर अच्छा, आरएन कूपर बुरा, पर मेरा ये था कि आप डिजर्व क्या करते हो और आपको मिल क्या रहा है। तो मुझे थोड़ा कहीं ये लगने लगा था कि मैं डिजर्व करता था कुछ अच्छा, कि भाई दिल्ली मिल जाए या मुंबई में भी केईएम जेजे तक मिल जाए तो ठीक है। पर अब ऐसा हो रहा है कि आप शहर ही नहीं बचा पा रहे हो, कि दिल्ली तो आउट ऑफ बाउंड्स हो चुका था उस समय तक। ज्यादा से ज्यादा आपको भोपाल में पढ़ना पसंद नहीं, भी बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि हम अपनी एजुकेशन किसी अच्छे बड़े शहर से करेंगे, तो आपको ठीक है भोपाल में, अगर घर वालों का या बाकी लोगों का ऐसा कहना था कि एम्स भोपाल नहीं ले लो तो एम्स जोधपुर ले लो, दोनों लगभग इक्विवेलेंट हैं, तो आपका शहर भी चेंज हो जाएगा। आरएन कूपर के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग आर्ग्यूमेंट था कि लोकेशन इतनी अच्छी उस कॉलेज की, जुहू बीच के सामने वो कॉलेज बना हुआ है और मुंबई है। फिर मैंने सोचा कि मैं फिर से अपने ऑप्शंस देखता हूँ, तो मैंने सीनियर से बात की। सीनियर्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई माना जाता है, जैसे आज भी हम भी किसी जूनियर का फोन आता है कि तो यही बोलते हैं कि डजेंट मैटर कि तुमने एमबीबीएस कहाँ से किया, आखिरी में तो भाई पीजी करोगे, क्योंकि इट्स एन अनरिटन रूल कि आपको एमबीबीएस के बाद पीजी करना है। तो डॉक्टर्स वो लिखते हैं कि भाई पीजी कहाँ से की, हम तो वो लिखेंगे। तो लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं, और वो मैं रियलाइज कर रहा था कि ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस हैं और वो काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो लोगों ने कहा कि आप या तो एम्स भोपाल ज्वाइन कर लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ब्रांड है अपने आप में एम्स तो, या अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सिटी के साथ तो आप मुंबई चले जाओ। उसका ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई केईएम मुंबई की भी यूनिवर्सिटी तो वही है जो आरएन कूपर की यूनिवर्सिटी है, डिग्री तो आखिरी में यूनिवर्सिटी देने वाला है, तो वो तो सेम ही आएगी, तो 5 साल बाद कोई डिफरेंस नहीं बचेगा कि केईएम से किया या आरएन कूपर से किया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट, ये बहुत कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट था कि आप ड्रॉप ना लो, कि भाई पीजी मैटर करती है, एमबीबीएस मैटर नहीं करती। पर फिर दीदी से बात की, जैसे मैंने बताया कि ठीक है कि अब ऐसे में दीदी का रोल आता है कि मतलब ऐसे में आपको किसी एक आदमी की जरूरत पड़ती है कि जो आपको सीधा सपाट बोल सके कि तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो, जो मुंह पे आके बोल सके। तो दीदी ने मुझसे बोला कि ठीक है, तुम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हो वो सब एकेडमिक रिलेटेड है, इसमें कुछ भी तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सब यही बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी ये है या पीजी ये है। उन्होंने मुझे, मतलब मुझे जो एक लाइन जिसको मुझे लगा कि हाँ अपने को ड्रॉप वर्दी है, उन्होंने मुझसे एक स्टेटमेंट कही थी कि एमबीबीएस का कोर्स छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स है, और 5.5 साल तक मैं ये नहीं चाहती कि तुम सुबह अपने कॉलेज में उठो और खुद को गाली दो कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता था, और अगर मैंने तब दम मार ली होती है एक बार तो मैं इससे अच्छे कॉलेज में होता। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सही में ये है कि जो आपको जितने भी आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं वो सब एकेडमिक्स रिलेटेड है। आप जैसे ने बोला कि व्हेन यू हिट योर टीन 17-18 आपकी कोई पहचान नहीं होती। जब आप कॉलेज से निकलते होते हो तो आप लगभग थोड़े पार्शियली इंडिपेंडेंट बन चुके होते हो। 5.5 साल में आप पूरी दुनिया देख सकते हो चाहो तो मुझे ये बड़ा बहुत प्यारा कंपेलिंग आर्गुमेंट लगा कि भाई मैं सिर्फ एकेडमिक्स पे क्यों ध्यान दूं, कॉलेज सिर्फ कोई एकेडमिक्स लिए थोड़ी ना होता है, कॉलेज में करने के लिए लाखों चीज होती है, एकेडमिक्स तो उनमें से सिर्फ एक चीज होती है। तो मैं अपने 5.5 साल जिंदगी के सिर्फ इसलिए क्यों मतलब किसी और कॉलेज में डाल दूं, और फिर 5 साल 5.5 साल बाद सोचूं कि अब मैं अपनी जिंदगी रिपेयर करता हूँ पीजी का एग्जाम देके। और जहां तक मेरा मानना है कि अब मैं 2 साल हो गए एमबीबीएस करते हुए, पीजी में तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इंडिया में तो इतने कम डॉक्टर हैं कि इतना ज्यादा लोड होता है पीजी पे कि अगर आप सोचे कि मैं अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर लूँ पीजी में, नहीं पॉसिबल है वो। तब मैंने फिर सोचा कि हाँ भाई हमारे पास ठीक है, अगर हम 1 साल ड्रॉप लेके अपनी जिंदगी के 5.5 साल वैसे जी सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, जिसमें सिर्फ एकेडमिक्स ही सिर्फ सेम चीज ना हो, कि ठीक है मुझे कहीं ना कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड था कि ठीक है भोपाल में पढ़ाई नहीं करनी मुझे अब ठीक है देखना है कि मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतें क्या होती हैं, बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना है, हॉस्टल लाइफ जीनी है। क्योंकि भाई जैसे आप जानते हैं कि भाई आईआईटी बॉम्बे में है। अब आईआईटी बॉम्बे जो भी गया होगा वो तो कहेगा ही कि भाई अलग अलग हो रहा है उस प्लेस का, आप डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में कि एक कॉलेज आपको सिर्फ पढ़ाई ऑफर नहीं करता, वहाँ के पीयर्स कैसे हैं, इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज क्या हैं, प्रोफेसर्स क्या हैं, शहर कैसा है, सिटी के अगल बगल में क्या है, ये सब भी तो आप देखेंगे ना जब आप वहाँ पे हॉस्टल में जाएंगे। तो भाई का भी, मैं क्योंकि भाई की काउंसलिंग में गया था
देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये वर्थ इट तो है, मतलब 1 साल अगर इस पे डाला जाए और अगर मेडिकल का इसका काउंटर पार्ट मिल जाए तो जिंदगी ठीक है। 1 साल जिंदगी में अपन आराम से खुशी खुशी वेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज के लिए कि 5 साल आप वहां पे रह रहे हो। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, कि मेरे पास, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था, मुझे पता था कि मेरी गलती थी कि पेपर में नंबर नहीं आए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था कि मैं टीचर को बोलूं कि भाई नंबर इसलिए नहीं आया कि आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर उनने नहीं पढ़ाया होता तो एम्स में 236 नहीं आती। कहीं ना कहीं आपको माननी पड़ती है अपनी गलती कि हाँ ये मेरी गलती थी, मेरी सिली मिस्टेक्स थी कि मुझे इतना कम से कम 2000 रैंक का अंतर पड़ रहा है सिर्फ सिली मिस्टेक्स के कारण। और वो काफी, खैर, काफी ज्यादा टर्बुलेंट फेज था कि उस समय, क्योंकि ड्रॉप को लोग ओपनली सपोर्ट नहीं करते इंडियन सोसाइटी में। ऐसे कहता हूँ, सोसाइटी शब्द यूज करूंगा। लोगों को लगता है कि भाई क्या मतलब, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में क्या ही कर लोगे। एक आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई इस साल तुम्हें एम्स भोपाल मिल रहा है कि अगले साल मानो कि एम्स में भी रैंक नहीं आ पाई, अभी एम्स भोपाल मिल रहा है, अगली बार किसी पेरिफेरल कॉलेज के लिए भी बुरी हालत हो जाएगी, तो ये क्या। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीज, ये जो आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं ये दूसरे लोग दे रहे हैं, इनका आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। आपको आखिरी में ये देखना है कि लाइफ आपकी है तो आर्ग्यूमेंट भी आपका ही चलेगा आपकी लाइफ पे। आप सुनिए दूसरों की, पर उसको आप सोल रीजन मत बनाइए, उसको सिर्फ एक फैक्टर के तौर पे लीजिए। फाइनली तो फिर मेरा यही डिसीजन हुआ कि हाँ, क्योंकि गलती मेरी थी और मेरे को एक, ठीक है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये एक चांस मिल रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि हाँ, पेरेंट्स ने कहा कि उस मतलब मैं तब 18 साल का था, पेरेंट्स की सीधी सीधी स्टेटमेंट थी, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मतलब बहुत बड़ी बात होती कि जैसे हमने पहले भी पेरेंट और स्टूडेंट की रिलेशनशिप पे बात की, तो बहुत बड़ी बात होती है कि 18 साल में मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने को दिया जा रहा है कि तुम्हारी मर्जी तुम मेम्स जाओ, तुम्हारी मर्जी तुम कूपर जाओ, तुम्हारी मर्जी तुम ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स ने सीधा बोला था, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, मतलब फैमिली में भी ये था, फैक्शंस थे कि हाँ लेना चाहिए ड्रॉप, नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, पर आखिरी में सबने ये बोला कि हमारी बात तुम्हें सिर्फ सुननी है, सुनना जरूरी नहीं है, तुम्हें नहीं मन कर रहा तुम ड्रॉप ले लो, ये था। और टीचर्स जैसे, मैं इसलिए आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं अनिल सर के पास आया, कि रिजल्ट के सिर्फ 2 या 3 दिन बाद आया, और वो बहुत, मैंने जैसे बोले, बहुत ही ज्यादा अजीब फेस था लाइफ का कि मैं कोचिंग में घुसा, मेरे पास AIR 236 था उस समय, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि वाह भाई बड़ी अच्छी रैंक है, बड़ी अच्छी रैंक है, एम्स भोपाल जाओगे। और मुझे पता था कि मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लेने नहीं आया हूँ, मैं अनिल सर को ये बताने आया हूँ कि भाई ड्रॉप लेना मुझे। तो वो बड़ी डायकोटमस जिंदगी हो जाती है कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि लोग कॉन्ग्रेचुलेट किए जा रहे हैं आपको। बड़ा अजीब सा फेस था वो। पर ठीक है, फिर सर से मेरी बात हुई, सर ने बोला, सर ने भी, मतलब सर के साथ भी ये बहुत अच्छी बात थी कि जैसे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, चारों फैकल्टी ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों से मैंने इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट लेके बात की, बोला कि भाई मेरा डिसीजन ऐसा है और मुझे लगता है कि ठीक है अगले साल में कुछ कर लूंगा। चारों ने अपने फिर से प्रोस कॉन्स बताए, पर आखिरी में चारों ने यही बोला कि तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, अगर तुम बोलते हो कि तुम ड्रॉप ले रहे हो तो ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये काफी अच्छी बात थी। और ठीक है, इसी के बाद मुझे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी आसानी हुई, मैं एक्नॉलेज कर लेता था खुलेआम कि हाँ भाई मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने एम्स भोपाल छोड़ा है, मैंने RN कूपर छोड़ा है, और मुझे इस बात की कोई दुख नहीं है। और उसके बाद क्योंकि सपोर्ट था, ये 2 सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप 11th हो, 12th हो, ड्रॉपर हो, फैमिली का और फैकल्टी का। ये मतलब अगर ये लोग नहीं होते, मतलब अगर किसी किसी एक दोनों पाँव में से कोई एक पाँव भी ऊपर हो गया होता तो मेरे को तो, मैं तो गिर जाता लंगड़ा के, कि फैकल्टी ने बोल दिया होता कि भाई नहीं नहीं हम तो ड्रॉप में सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो अकेले फैमिली के सपोर्ट से नहीं कर पाता शायद मैं, या फैमिली कहती नहीं भैया नहीं, कोचिंग वालों की सुनना छोड़ो, वो कह रहे हैं ड्रॉप लो, तुम मत लो, हम तो नहीं चाहते तुम ड्रॉप लो। तो फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती कि घर पे रहूं कैसे, कि घर वाले ही चाह रहे हैं कि तुम ड्रॉप ना लो, मतलब ड्रॉप ना लो, और मैं बीच में खड़ा हूँ कि नहीं मैं तो ड्रॉप लूंगा। मेरे साथ आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि ठीक है पूरा सपोर्ट मिला, दीदी का सपोर्ट मिला, भाई का मिला, क्योंकि दीदी और भाई तो सेम एज ग्रुप के हैं लगभग लगभग, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था कि ठीक है जो डिसीजन तुम ले रहे हो वो ठीक है। और सही बताऊं तो मतलब भाई के साथ भी यही प्रॉब्लम था, भाई का भी मैं बताऊं तो, क्योंकि मेरे लिए मेन इंस्पिरेशन वही रहा कि दीदी कैसा चला और भाई का कैसा चला। तो भाई को भी 2016 में IIT का ऑफर मिल गया था, तो
भाई ने भी यही बोल के डिक्लाइन कर दिया था कि मुझे ये आईआईटी नहीं चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए। उसको मिल रहे थे आईआईटी, पर पुराने आईआईटी नहीं मिल रहे थे। और क्योंकि आपके दोनों बच्चे पढ़ते हैं आईआईटी में, तो आप लोगों को भी पता है कि आईआईटी में ये रहता है कि भाई जैसे मेडिकल में ये रहता है कि एम्स दिल्ली, दिल्ली और मुंबई के कॉलेजेस की पूरी अलग ही लीग बनी हुई है और बाकी कॉलेजेस की अलग लीग बनी हुई है। आईआईटी में ऐसा है कि पुराने आईआईटीज की अलग लीग बनी हुई है, नए आईआईटीज और एनआईटीज की अलग लीग है पूरी। तो भाई का भी ऐसा था 2016 में कि उसको पुराने आईआईटीज नहीं मिल रहे थे, नए मिल रहे थे। तो भाई भी उस समय था कि बैठा तो ड्रॉप लूंगा। और जिस साल भाई का ड्रॉप ईयर था 2017 जब उसने आईआईटी दिया, मेरा फ्रेश ईयर था जब मैंने 2017 नीट दिया। और भाई को सही में आईआईटी बॉम्बे मिला। और उस समय क्योंकि बड़े समय बाद फैमिली टाइम था, मैं आईआईटी बॉम्बे गया, मैंने देखा कि हाँ कितना अच्छा कॉलेज है वो सही में। तो मुझे सही में लगा कि हाँ अगर भाई ने किया, भाई ने तो अपने सामने ही रहते रहते किया, मैंने तो सब देखा था कि उसने कैसे किया, कैसे क्या किया क्या नहीं किया। तो अगर उसका डिसीजन उसने ही मतलब वो अपना डिसीजन होल्ड ऑन कर पाया, उसने उसने चाहा था कि उसे पुराना आईआईटी मिले, उसे मिला। तो ये भी था कि ठीक है, अपने पास सोसाइटी के पास नहीं है कोई ड्रॉपर सक्सेस स्टोरी पब्लिश करने को, पब्लिसाइज करने को, पर मेरे को एक स्टोरी मिली हुई थी घर में कि हाँ ठीक है, नीट का नहीं है तो क्या हुआ, आईआईटी में उसको मिला ना जो। तो यही फिर मैंने सोचा कि 1 साल दे सकते हैं अपन 5.5 साल के लिए। ये काफी लंबा आंसर हो गया। लंबा आंसर हुआ, उसमें तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात पूरे दिख रहे हैं। और ये एंड करने के लिए अपना डिस्कशन एक बहुत अच्छा नोट है। तुमने जो मैसेज दिया है कि हमें अपनी ड्रीम्स को एक तो समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, और उसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा। कहीं पे भी हार के और कम से अगर हमने आज समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो हम लाइफ में हमेशा वही एटीट्यूड रखेंगे। Although you had so many options, you were not a failure. You had so many options. But to realize your dream, you took such a big risk. And और कहीं ना कहीं उसमें रिस्क वर्ड भी गलत है शायद, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा था। यू हैड डिसाइडेड कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना मैं करूंगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है कि उसके बाद तुमने ड्रॉप लिया और तुमने अपनी ड्रीम को रियलाइज किया, और आज तुम अपने ड्रीम कॉलेज में हो। यू आर स्टडिंग एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो बहुत ही बढ़िया बात है, बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो बहुत ही अच्छी चीज तुमने बताई है। वी विल एंड आवर इंटरव्यू टुडे विद दिस मैसेज। बच्चों को कुछ और कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट है कुछ? मेरी बेस्ट विशेष तो खैर मैम आप लोगों के साथ भी हैं, सारे टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ भी हैं, पर मैं यही कहूंगा कि इररिस्पेक्टिव ये मेरी लाइफ स्टोरी थी, आपकी सेम टू सेम नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो लाइफ आप जी रहे हैं वो आपकी है, और कभी ना कभी आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने लिए। तो अगर आपको लगता, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्रो ड्रॉपर हूँ या अगेंस्ट ड्रॉपर हूँ, आपको पूरा एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज में, कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो आप ऑप्शंस वे इन कीजिए, फिर उन ऑप्शंस के हिसाब से ये सोचिए आप डिजर्व क्या करते हैं लाइफ में। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑप्शंस और डिजर्व जो आप डिजर्व करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा गैप है, तो क्या आप इतना एफर्ट डालना चाहते हैं, क्या आप अपना टाइम डालना चाहते हैं कि जो आप डिजर्व करते हैं वो सही में आपको मिल जाए लाइफ में। अगर ये आपको सबसे लगता बड़ी चीज है ना संकल्प, ये सबसे बड़ी चीज है कि एक सिंसियर एफर्ट भी बच्चों को डालना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। दे विल रियली हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स व्हाट दे आर एस्पायरिंग फॉर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, वरना उसका जो अगर नुकसान होगा वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको रियलाइज करना, अगर आप भाई आप मजे में चलते रहें ड्रॉप ईयर में, तो फिर आपको नुकसान होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकतर क्वेश्चंस जितने आते हैं जैसे जूनियर्स के, तो वो फ्रेशर्स के कम आते हैं, ड्रॉप ईयर्स के ज्यादा आते हैं। तो भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि ड्रॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब मैं मौलाना आजाद की बात करूं, मैं अपने जूनियर्स को जानता हूं, मैं तो 605 से 668 पे आया एक साल में। मेरा एक जूनियर है जो 497 नंबर थे उसके 2018 के एग्जाम में, और 2019 के एग्जाम में उस आदमी के 690 नंबर थे। वो आदमी कहीं 20-30 हजार रैंक से लेकर या 17 बन। तो लोगों के पास स्टोरीज हैं, वो अलग बात है कि स्टोरीज उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। पर ड्रॉपर होना कोई ऐसे, कोई आपको ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जियो, या कोई आपको लोग टॉन्ट मार देते हैं कि भाई
मेरे साथ भी हुआ था, बहुत लोगों ने बोल दिया था कि अरे भाई इस साल जो मिल रहा है ले लो, अगले साल पता नहीं जितना मिल रहा है उतना भी ना मिलेगा, तब क्या करोगे। यही तो मेंटालिटी आपको है ना, इसलिए अपने को अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी अपने पे भरोसा रखिए। और बहुत जरूरी है अपने पे भरोसा, जैसे मतलब भरोसा तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ टीचर्स का और फैमिली का भरोसा भी हो, क्योंकि बहुत हद तक ईजी हो जाती हैं चीजें। जब मेरा ड्रॉप ईयर रहा एक साल 17 से 18, मैंने किसी आदमी से बात नहीं की, मतलब क्योंकि मैं सही बताऊं पर्सनली, क्योंकि मुझे हर्ट फील हुआ करता था कि अगर मैं किसी से बात करता था अपने बैचमेट से, वो कॉलेज जा चुके रहते थे। ड्रॉपर्स में बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई अपने साथ वाला कॉलेज में पढ़ रहा है, हम अभी तक तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं और पेरेंट्स नीड टू एड्रेस दिस इशू, फैकल्टी नीड्स टू एड्रेस दिस इशू कि ड्रॉपर्स में बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता ही रहता है। पर जितना भी आप कभी अपने आप को इंफीरियर मत मानिए, अपने पे भरोसा रखिए, क्योंकि देखिए मैं फिर यही कहूंगा, इट्स अ ब्लंट स्टेटमेंट आई नो, पर एट लास्ट आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिवाय आपको और आपकी फैमिली वालों को। तो जिंदगी आपकी है, आपको खुद पे बिलीफ रखना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है हाँ हमको ड्रॉप मारना है या कोई भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है हमारी लाइफ के लिए, तो प्लीज मेरे ख्याल से तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि वो डिसीजन लीजिए। और इररिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रॉप लीजिए, अगर आपको लगता है ड्रॉप नहीं लेना इस साल, क्योंकि बहुत लोगों का उल्टा क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं ड्रॉप ले लो, हम नहीं लेना चाहते ड्रॉप। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको लगता है क्योंकि पेरेंट्स इसलिए में थोड़ा हाइपर इवेल्युएट कर रहे थे कि बच्चे का तो टैलेंट इतना है, तो इसको इसका ड्रॉप करवाते हैं, जबरदस्ती ड्रॉप करवाते हैं इसका। तब आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि ड्रॉप लेना शायद मेरे लिए उतना अच्छा ना रहे। तो आपको अपने ऑप्शन बेस करने, हर आदमी की एक यूनिक इंडिविजुअल लाइफ रहती है, यूनिक उसकी पर्सनल लाइफ रहती है। ऑप्शंस वेन कीजिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच संकल्प, बहुत ही फ्रूटफुल रहा और बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं। हम सबको रेकमेंड करेंगे कि तुम्हारा इंटरव्यू जरूर देखें, बिकॉज बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, बहुत फ्रूटफुल रहेगा सबके लिए और बहुत हेल्प करेगा इस जर्नी में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अलॉट मैम। इट हैज, मतलब आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा है, एक साल में मैंने इतना कवर अप किया। नहीं, वो तो सपोर्ट तो हमेशा रहा ही, तुम्हारा टैलेंट इतना था, तुम्हारा कैलिबर इतना था, बट गट्स खुद के चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए, गट्स खुद के चाहिए। सो ऑल द बेस्ट संकल्प, बढ़िया रहा। अब